कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का संप्रत्यय। फटाफट समझते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है। कोई बताएगा एक नंबर में, 1 मिनट में इंटेलिजेंस क्या होता है? फटाफट बताओ। बुद्धि का संप्रत्यय क्या है इंटेलिजेंस? फटाफट से बताओ इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस एबिलिटी है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट, टू रीजन, टू अंडरस्टैंड। ये 3 चीजें जनरली आपको याद रखनी है। वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग चीजों को लोग इंटेलिजेंट समझते हैं। कोई कम्युनिकेशन को चाइना में एज फार एज आई रिमेंबर के इंटेलिजेंट व्यक्ति वो जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन बेसिक 3 जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस को लेकर के वो क्या है कि हमें पता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। आप चीजों को जल्दी समझ लेते हैं तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, है ना। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अडेप्ट। भाई समय और सिचुएशन के हिसाब से आप अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। समय कम है तो हम जल्दी पढ़ेंगे, मैराथन में खत्म करेंगे। समय होता तो हम 5 दिन में भी प्याजे कर रहे होते, ठीक। तो अंडरस्टैंड, अडेप्ट और क्या होता है? रीजन। आप तर्क करने की क्षमता रखते हैं, तर्क करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। चीजों को समझने की क्षमता, जो व्यक्ति जल्दी समझ सकता है हम कहेंगे इंटेलिजेंट है। अडेप्ट जल्दी कर लेता है, रीजन अच्छा तर्क दे देता है ना। तो ये सब एक किसकी बुद्धि की निशानी है। ये इंटेलिजियर शब्द से बना है वैसे भी इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। 1905 में 1904-5 की बात है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आया, पहला बुद्धि का परीक्षण। किसने दिया? एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, ये इनके सहयोगी थे साइमन। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि का परीक्षण, फ्रांस से थे एल्फ्रेड बिने, ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट ने भी कहा इनको कि कौन ज्यादा बेहतर सीख सकता है, ये वो बहुत सारे रीजंस थे। तो 1905 में पहला बुद्धि का परीक्षण आया और उस टाइम तक आईक्यू नहीं आया था। कई लोगों को लगता है आईक्यू ही बुद्धि को मापने का एकमात्र तरीका, नहीं। आईक्यू इज वन ऑफ द वेज। बुद्धि के मापन के लिए आईक्यू का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया, 1912 में, है ना। पहले 1905 में पहला बुद्धि का परीक्षण जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो है इंक्लूड होते थे, एल्फ्रेड बिने और साइमन ने निकाला, ठीक है मृगा। अगर हम बात करें 1908 की अगर हम बात करें तो 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, मानसिक आयु, कि भाई मैं हूं तो 20 साल का लेकिन मेरा दिमाग 22 पे चलता है या 18 पे चलता है, ये कैसे पता चलेगा? मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उसके आधार पे जो एल्फ्रेड बिने वो पता लगाते थे कि मेंटल एज क्या है किसी व्यक्ति की, यानी उसका दिमाग किस लेवल पे काम करता है उसकी उम्र के अकॉर्डिंग। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? एल्फ्रेड बिने ही लेके आए। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बिने, 1908 में मेंटल एज का, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिने के द्वारा ही लाया गया। अब 1912 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट ये पूछा भी जा चुका है। 1912 वाला जो ये क्वेश्चन है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? 2018 के क्वेश्चन पेपर में। आईक्यू का कॉन्सेप्ट यानी बुद्धि लब्धि की जो संप्रत्यय है वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया 1912 में। अब आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया? आईक्यू का फॉर्मूला जो है, ये कॉन्सेप्ट दिया है आईक्यू का इन्होंने, बुद्धि लब्धि का जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो लुई थर्स्टन ने दिया। एम आई रॉन्ग और नॉट? टर्मन, सॉरी, ये थर्स्टन और टर्मन में मैं हमेशा निकल जाती हूँ, तो आपको थर्स्टन नहीं पढ़ना, आपके पेपर में नहीं है, टर्मन पढ़ना है आपको। लुई टर्मन स्टैनफोर्ड में थे, प्रोफेसर थे आई थिंक, और उन्होंने वहां पे 1916 में जाकर के प्रॉपर आईक्यू का फॉर्मूला जिसमें 100 मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो 3-4 नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। फटाफट से रिवाइज करेंगे। 3-4 नाम है। पहली बार बुद्धि पे किसने काम किया? तो वो व्यक्ति थे आपके, लेकिन थियरी में जो काम किया वो एल्फ्रेड बिने नहीं किया। एनसीईआरटी भी आपकी यही कहती है। नहीं तो पहले व्यक्ति कहा जाता है कि जो फादर ऑफ यूजेनिक्स वाले व्यक्ति थे ना, क्या नाम था उनका? फादर ऑफ यूजेनिक्स, तो मेमोरी भी ना साथ नहीं देती, बहुत थकान की बात। याद करो यार, फटाफट से बताओ। टर्मन नहीं थे, एक व्यक्ति थे बस, हम नहीं बता रहे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बात की थी, है ना। टर्मन, गाल्टन, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया भाई, अनुभा ने जवाब दिया सही, है ना। अनुभा कुमारी गाल्टन, सर फ्रांसिस गाल्टन, जो आपका यूपीटेट में भी क्वेश्चन आया था, फादर ऑफ यूजेनिक्स, उन्होंने पहली बार बुद्धि की बात की थी और उनका कहानी अलग थी। लेकिन आप नॉर्मली अगर देखेंगे फर्स्ट थियरी में अगर हम बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट की बुद्धि की, तो आप एल्फ्रेड बिने को ही लगाइएगा, एनसीईआरटी में वही गिवन है। उससे पहले वो बहुत पुरानी एक ज्यादा हिस्ट्री में चले जाएंगे हम अगर उस पर जाएंगे तो एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, अगर दोनों ऑप्शन में हो तब आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में, मेंटल एज, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट 1908 में किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने ही दिया। ईयर तो शायद आपसे ना पूछे, बट आपको पता होना चाहिए नाम, ठीक, क्योंकि सीटेट का वैसा पैटर्न नहीं है कि ईयर पूछे। आईक्यू कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, बट पूछ भी लें तो पता थोड़ी है कुछ। आईक्यू कॉन्सेप्ट की बात करें, जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, आईक्यू एक तरीका है जिससे आप नंबर्स में माप सकते हैं, बुद्धि का एक स्कोर आ जाएगा। लेकिन आईक्यू एकमात्र तरीका नहीं है, इसकी बहुत आलोचना होती है। एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है कि आईक्यू टेस्ट की प्रॉब्लम क्या है। तो ये बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज, मतलब इनमें कल्चर बायस होता है कि अगर वेस्टर्न कंट्री में कोई आईक्यू टेस्ट बनाए तो उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। वहां के लोग, तो मान लीजिए अमेरिका में बनाए तो वहां के लोग उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे कंपैरेटिवली हमारे, क्योंकि हमारे कल्चर से वो जुड़ा हुआ ही नहीं है। हमें क्या पता, अगर आप त्योहार मनाते हैं दिवाली का
और आपसे पूछा जाए, चलो अब तो क्रिसमस यहां भी कॉमन हो गया कुछ हद तक, कि क्रिसमस पे क्या चल रहा है, आप कैसे रिलेट कर पाएंगे? उतना नहीं कर पाएंगे ना जितना दीपावली के बारे में जान पाएंगे। तो वो वैसी सी बात है कि वो उस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं जो उनके कल्चर को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आईक्यू टेस्ट की प्रॉब्लम ये है कि कल्चर बायस होते हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा झुके हुए होते हैं कई बार, और सही से पता नहीं लगा पाते व्यक्ति की क्षमताओं का। ऐसा गार्डनर भी कहते हैं, नेक्स्ट थियरी में पढ़ेंगे। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया, और आईक्यू का जो फॉर्मूला है 1916 में, ये है आईक्यू का फाइनल फॉर्मूला जिसमें 100 लगाया। जो संप्रत्यय कॉन्सेप्ट दिया किसने? विलियम स्टर्न ने। फॉर्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला दिया आपका लुई टर्मन ने, लुईस टर्मन भी कह सकते हैं आप हिंदी में इनको, लुई टर्मन, लुई टर्मन, ठीक है जी। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, ये भी, इस पे भी क्वेश्चन जनरली आता है। एक क्वेश्चन आईक्यू वाले कॉन्सेप्ट से जरूर आएगा, यानी इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट से, कि इंटेलिजेंस क्या है या आईक्यू क्या है, या इनमें से कुछ भी एक जरूर पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन गार्डनर पे आता है। 2 क्वेश्चन इंटेलिजेंस से आजकल बन रहे हैं, पहले से ही बनते आए हैं वैसे अगर देखा जाए तो। कोई कह रहा डडा मतलब क्या, बाद में बताएंगे। मेंटल एज, इसको मावा से याद रख सकते हो, मावा वो वाला नहीं, निकालने वाला। मावा बोले तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो मेंटल एज, बच्चे की मेंटल एज कितनी है? जैसे एक क्वेश्चन आता है ना, एक 16 साल का बच्चा है जिसकी मेंटल एज है 12 साल, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल, जिसको हम वास्तविक आयु कहते हैं, जब से वो धरती पे है तब से, डेट ऑफ बर्थ वाली, वो क्रोनोलॉजिकल एज हो गई। MACA, मैं का भी कह सकते हो आप, MA यानी मेंटल एज को ऊपर रखा, मानसिक आयु मावा, और वास्तविक आयु को नीचे रखा और 100 से कर दी गुणा। बहुत जरूरी है, इन तीनों में से कोई एक नहीं देगा। कई बार आईक्यू पूछ लेगा, कई बार मेंटल एज पूछ लेगा, वो आपके ऊपर है। जैसे एक 12 साल की मेंटल एज है एक बच्चे की, 16 साल की क्रोनोलॉजिकल एज है, और 100 से कर दिया गुणा। आप निकालते रहिए आराम से, 15-20 दिन में निकल ही जाएगा। और बता दीजिए कितना आईक्यू है बच्चे का, फटाफट से बताओ भाई। 12 साल की मेंटल एज है, 16 साल का बच्चा है, तो 100 से तो नीचे ही होगी ना मेंटल एज, क्योंकि जितनी एज है, अगर 16 साल का बच्चा है, 16 साल उसका दिमाग चलता, 16 साल के लेवल पे मेंटल एज होती, तो आईक्यू 100 हो जाता है, यानी एवरेज आईक्यू है। एवरेज आईक्यू की सीमा क्या है? 90 से 110 एवरेज होता है, और ज्यादातर दुनिया में 68% लोग एवरेज आईक्यू ही रखते हैं, औसत। बहुत कम लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, जिनका आईक्यू 130 140 से ऊपर है, और बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल 25 30 50 70 से नीचे वाले आईक्यू बहुत ही दिक्कत में माना जाता है। एक तरह से बॉर्डर लाइन पे होता है 70 वाला आईक्यू, 75 आ गया तो ये बॉर्डर लाइन से जस्ट ऊपर ही है, बहुत बढ़िया। कोई तो 50 भी निकाल के ला रहा है, मेरा मन नहीं है कैलकुलेशन का, बट हाँ आई थिंक 75 ही आना चाहिए। 1200 से डिवाइड कर लेना, खेलते रहना। निकाल लेना है, खुद निकाल लेना, मन नहीं है बिल्कुल, है ना। ऐसा ही कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 75, अब 1200 को 16 से डिवाइड कर लो, करके ही रहूंगी आज तो मैं, कोई बात नहीं, मेरा दिमाग ज्यादा आलसी हो रहा है, कोई बात नहीं, करके रहूंगी, लेकिन कैलकुलेटर से। मेरी कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन बिल्कुल मूड नहीं है ना। हाँ 75 ही तो आ रहा है, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो 75 आईक्यू आ गया। मैंने कहा था ना करके रहूंगी, किससे? कैलकुलेटर से। मजाक कर रहे थे यार, इधर आ जाओ, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, आ जाओ। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, पेपर में इतने की जरूरत पड़ती है। मैं अभी आलस कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, और मैं तो चेक कर रही थी, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल। देखो फटाफट से, मूड नहीं है। हाँ, ये मत करने लगा पेपर में, आप नहीं कर सकते हो कि मूड नहीं है आज। देखो आईक्यू टेबल का क्लासिफिकेशन है। गिफ्टेड बच्चा किसको कहेंगे? तो अगर आईक्यू के आधार पे गिफ्टेड कहना हो तो हम कहेंगे 130 प्लस वाले को। सिर्फ 2% पॉपुलेशन है जिनके आईक्यू 130 प्लस है, सिर्फ 2% है जो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, बाकी सब एवरेज में आते हैं। 90 से 110 आईक्यू एवरेज आईक्यू है। अगर बच्चे की जितनी एज है उतना ही उसका दिमाग चलता है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है तो एवरेज आईक्यू है। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है। अबव 130, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हम 120 प्लस को भी गिफ्टेड कह देते हैं, वैसे नॉर्मली टर्मन के अकॉर्डिंग 130 प्लस 140 प्लस। अच्छा, गिफ्टेडनेस की अगर हम बात करें, गिफ्टेडनेस क्या है? प्रतिभाशाली। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ना इस बार, प्रतिभाशाली कौन होते हैं? प्रतिभाशाली गिफ्टेडनेस की अगर हम बात करें तो 3 इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ACC, हाई एबिलिटी या अबव एवरेज एबिलिटी, यानी इनमें सीखने की क्षमता ज्यादा होती है, जल्दी सीख जाते हैं। क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा होती है। और टास्क कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ACC सीमेंट का मतलब क्या है? मतलब ACC बोले तो हाई एबिलिटी या अबव एवरेज एबिलिटी, औसत से ज्यादा है एबिलिटी जो है। ठीक, यानी कोई कल कह रहा था कमेंट में कि अपने नाम के आगे मास्टर जी तो लगाना है इस साल, तो इस साल आप ये मान के चलिए इतना तो तय है। अबव एवरेज एबिलिटी यानी आपकी 90 से 110, मतलब क्षमता तेज ज्यादा है, आप चीजों को जल्दी से कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से समझ जाते हैं, जल्दी से याद हो जाता है उन्हें, तो एबिलिटी ज्यादा है आपकी। क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा है। कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये तीनों क्षमताएं जिनमें होती है, रेंजोली के अकॉर्डिंग ये 3 रिंग मॉडल कहा जाता है कि गिफ्टेडनेस की निशानियां हैं। रेंजोलीज 3 रिंग मॉडल, ये 3 रिंग हैं जो कॉमन होंगे जिसमें वो गिफ्टेड कहलाएगा।
एक तो डेफिनेशन ये है जिसमें ये तीनों चीजें हैं। गिफ्टेड वो है, क्या है? गिफ्टेड है यानी प्रतिभाशाली है, जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो आपके इन्वेंशन से लेकर, प्रतिभाशाली की बात हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लें, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लें, है ना। अगर हम अब प्रतिभाशाली 3 प्रकार के होते हैं उस पर आएंगे, क्योंकि एक तो तरीका बस आईक्यू के आधार पर हम ये कहें कि गिफ्टेड है कोई, तो ये क्षमताएं हैं। और मैं नहीं बताऊंगी, बहुत मन कर रहा है मेरा, बट वो जरूरत नहीं है पेपर में आपकी इससे एक्स्ट्रा जानने की, क्योंकि समय व्यर्थ होगा बहुत ज्यादा। देखो इधर आते हैं, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। अब मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या है? बहुआयामी बुद्धि। ये 1 नंबर का हर हालत में क्वेश्चन आता है, 200%। गार्डनर की थियोरी है वही सिंपल सी। अभी आते हैं इस पे, आईक्यू टेस्ट की हमने बुराई कर ली कि आईक्यू टेस्ट में क्या क्या कमियां होती हैं, वेस्टर्न कल्चर में होते हैं, और कई बार वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते आईक्यू टेस्ट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक भी करेंगे। अच्छा, गिफ्टेडनेस 3 प्रकार की होती है। वैसे तो मैं ये इंक्लूसिव एजुकेशन में कराऊंगी, उस मूड में हूं, इंक्लूसिव एजुकेशन में करेंगे गिफ्टेडनेस। इसके लिए एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करते हैं, इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो उधर करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में, डोंट वरी। इधर आते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी बहुआयामी बुद्धि। यानी बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, सिंगल वन डायमेंशन नहीं है ना, सिंगल एंटिटी नहीं है। यानी बुद्धि का मतलब सिर्फ एक लॉजिक जिसमें है, जो मैथ्स में अच्छा है वही बुद्धिमान है, ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। तो बुद्धि सिंगल एंटिटी नहीं है, जो आईक्यू स्कोर में अच्छा कर रहे हैं वही बुद्धिमान है। इस बात को नकार दिया किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। क्योंकि अगर आईक्यू स्कोर की माने तो थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको स्कूल से ये कह के निकाल दिया गया था कि भाई आपका बच्चा जो है, उनकी मदर को कहा गया कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं सीख पाएगा, इसको आप ले जाइए घर पे पढ़ाइए, जो करना है कराइए। उनकी मदर ने उनको कहा, ये ऐसी स्टोरी है प्रचलित, मुझे नहीं पता कितनी सच है, बट हाँ हमने बचपन में ये एक चैप्टर मेरे को हल्का सा याद है कि इस तरह की चीजें हुई थी। इतनी बड़ी कहानी नहीं, बट इतना मुझे पता है उनको स्कूल से निकाला गया था, फिर उन्होंने बल्ब का निर्माण किया एंड ऑल। तो ये अगर देखा जाए तो नॉर्मली इंटेलिजेंस तो उनको नहीं माना गया इंटेलिजेंट आईक्यू के आधार पर, तो उनको कह दिया कि भाई ये तो स्कूल में भी पढ़ने लायक नहीं है। एक तरह से आईक्यू उस टाइम पे एग्जैक्टली नहीं होता होगा, बट बुद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं जनरली, तो बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, उन्होंने तो आविष्कार कर दिया, वो तो गिफ्टेड निकले, ठीक है ना। तो मल्टी डायमेंशनल है, कोई एक पक्ष नहीं है बुद्धि का। पहले माना जाता है तो बुद्धि सिर्फ सिंगल फैक्टर में होती है। अब वो सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर हमें पढ़ने नहीं है, पेपर में पूछे जाए तो कुछ भी कर लेना, नोट्स में दिए हुए हैं आपको, है ना, वो दिए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि अभी पेपर पिछले 3 साल में तो नहीं पूछा जा रहा है कुछ भी ऐसा। अगर हम देखें, सिंगल एंटिटी नहीं है बुद्धि, कोई एक सिंगल टाइप नहीं है, कोई आईक्यू स्कोर नहीं है, बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होती है, कई सारे आयाम बुद्धि में हो सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल इंटेलिजेंस को आपके सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। हालांकि मल्टी डायमेंशनल एक और अलग थियरी है, बट आपके सीटेट में अगर मल्टी डायमेंशनल पूछ रहा है, समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें मल्टीपल इंटेलिजेंस की, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की। आपकी जो अपडेटेड 2023-24 वाली एनसीईआरटी है उसमें भी 8 ही मेंशन है। हालांकि ये टाइप तो दे चुके हैं 13 तक। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं गार्डनर, आई थिंक अभी जीवित हैं या तो कुछ टाइम पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। तो 8 टाइप्स, मतलब मैं श्योर नहीं उस चीज को लेकर, आप देख लेना। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के 8 प्रकार बताए इन्होंने। और भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी है और ये सब भी है, वो फिर 11 तक तो जाते ही है, 11, 12, 13 तक। बट ऑफिशियली आप अगर एनसीईआरटी के मानेंगे 8 प्रकार पढ़ने हैं हमको, पेपर में भी वही करके जाने हैं। 7 इन्होंने बताए थे शुरुआत में, फिर 8 आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। 1983 में इनकी एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की, जिसमें इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी की बात की थी कि लोग मल्टीपल तरीके से इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बुद्धि कोई सिंगल टेस्ट से निर्धारित नहीं होगी, लोगों को सिखाने के तरीके भी डिफरेंट हो सकते हैं। कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट होगा, कोई भाषा में इंटेलिजेंट होगा। तो ये है गार्डनर, आप पिक्चर में देख रहे हैं। गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, कि भाई जब लोगों का सोचने का तरीका, सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो आप बुद्धि को एक बात क्यों मान रहे हो कि जिसका स्कोर आया वो इंटेलिजेंट। तो ये क्या मानते हैं कि लोग डिफरेंट तरीके सोच सकते हैं, डिफरेंट तरीके सीख सकते हैं, इसलिए टीचर्स को भी डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए सिखाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं इन्होंने ये कह दिया 8 प्रकार के मेथड अपनाने चाहिए। सिर्फ 8 क्यों, 80 भी हो सकते हैं मेथड। तो इन्होंने प्रकार 8 दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इन्होंने ये कहा है कि टीचर्स 8 प्रकार से सिखा सकते हैं। इन्होंने कहा मल्टीपल तरीके से सिखा सकते हैं, प्रकार बेशक 8 हैं। इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, कोई एक सिंगल तत्व नहीं है, और ये जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यानी अगर कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो गणित में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता या गणित में होगा ही इंटेलिजेंट। तो 8 प्रकार इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मल्टीपल तरीकों से सिखाया जा सकता है लोगों को। आईक्यू टेस्ट की इन्होंने बहुत बुराइयां की हुई हैं, सिंपल बात। आते हैं ये 8 प्रकार समझते हैं इंटेलिजेंस के। पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें जहां कंफ्यूजन होती है आपको वो भी क्लियर कर देंगे। स्पीड स्लो मैम, अच्छा ठीक है। कोई कह रहा है प्रकार 9 होता है मैम, जो ही अभी मैंने इतना क्लियर करके बताती हूँ, फिर भी पता नहीं कौन आपके दिमाग में ब्रेन वॉशिंग कर देता है कि भाई अगर आप चैलेंज करने बैठ गए, प्रकार तो 11 होते हैं, प्रकार तो 13 भी है,
अगर इन्होंने देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार बता चुके हैं गार्डनर अब तक, अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करेंगे, वेबसाइट्स पे भी चेक करेंगे, किताबें। अगर आपको चैलेंज करना पड़े कल को, आपके पेपर में 8 प्रकार हैं, आपको ये मानना है। एनसीईआरटी में जो 2023-24 के एनसीईआरटी है, मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ ही बात करती हूँ, उसमें अपडेटेड है 8 ही प्रकार अभी भी। पहले 7 दिए थे शुरुआत में, लेकिन एनसीईआरटी में आज की डेट में 8 है, एक को और इंक्लूड कर लिया गया, बाकियों को भी एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया गया। तो हम 8 ही पढ़ते हैं, आपके पेपर में पूछा जाए तो 8 ही करके आइएगा, नहीं तो आपकी इच्छा, आपका पेपर देखिएगा। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये हमारी भले की ही बात कहेगी, तो कृपा करके 8 ही लगा दीजिएगा। जैसे टॉय एज, अर्ली चाइल्डहुड ही लगा दीजिएगा। बेशक उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये गणित नहीं है, 2 + 2 4 नहीं होता इस सब्जेक्ट में, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम देखें यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषिक बुद्धि, स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के उत्पादन में और प्रयोग में, यानी आप कुछ लिख रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, भाषा के प्रयोग में और प्रोडक्शन में पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट। कल मैं बताया था ना, वो जो बिहार का जो बच्चा है सोनू, है ना, वो एक तरह से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का उदाहरण है। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी भाषा पे पकड़ अच्छी होती है, कुछ टीचर्स में भी ये हो सकती है, सब में नहीं होती ऑफ कोर्स, मतलब कुछ लोग काम ही चला रहे होते हैं बस धक्का मार मार के, है ना। तो अगर हम ये सब अलग अलग टीचर्स से पढ़े हुए बच्चे हैं, यही तो खतरनाक है भाई। एक सोर्स से स्टिक करो, एक बार चूज करने से पहले इंटरनेट पे सब देख लो, दुनिया भर की बात कर लो, आपका मन करे, आप अगर शक्की इंसान हो कि पता नहीं मैं तो दुनिया से अलग एक टीचर लेके आऊंगा, अदरवाइज तो आपको बता दिया होगा आपके भाई बहनों ने, यार दोस्तों ने, कि फलानी मैडम से पढ़ लेना, फलाने सर से पढ़ लेना, आपको समझ में आया, बात खत्म हो गई। आपने प्रीवियस पेपर देखे, हाँ आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये सही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक टीचर पे स्टिक करिए। शुरुआत में जब तक आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब सारे चैनल देख लो, सब देख लो जो मन करे, लेकिन जब आपने किसी को चूज कर लिया तो वहीं पे पढ़िए फिर तरीके से, ठीक है ना। और अगर लगे जब सब कुछ पढ़ लिया आपने उस व्यक्ति के अनुसार, फिर भी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो फिर आपको पहले ही चॉइस थोड़ी ठीक से करनी चाहिए थी। करें वर्ड स्मार्ट की, तो पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस वर्ड स्मार्ट होते हैं, शब्दों के साथ अच्छा खेल सकते हैं। स्पीकिंग में पब्लिक स्पीकर ये अच्छे हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स में ये पाई जाएगी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हियरिंग, यानी भाषा को सुन के भी जल्दी से समझ जाते हैं। रीडिंग, इनकी पढ़ते हुए भी रीडिंग में आपको मजा आएगा इनको सुनने में। स्टोरी टेलिंग इनकी अच्छी होगी। राइटिंग में भी ये अच्छे हो सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, चर्चा, वाद विवाद, डिस्कशन, चर्चा परिचर्चा, इन सब में अच्छे होंगे, है ना। तो वो जो बिहार वाले सोनू का एग्जांपल दिया कि उनको पता है, एक वीडियो में देख रही थी कि कहाँ पे क्या बोलना है, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा आई थिंक वहां पे कि पढ़ने का मौका मिलना चाहिए एंड ऑल। तो वो हर कोई नहीं रख पाएगा उस तरह से बात, तो वो इमोशनली भी इंटेलिजेंट है कुछ हद तक बच्चा, और क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है। आज के समय की हम बात करें, फ्यूचर का अभी पहले से हम नहीं वो करेंगे। तो ये क्या हुआ, वर्ड स्मार्ट हुआ कि देखिए आईएएस तो हमको बनना है, अब वो मीम वायरल हो गया, लोगों को अच्छा लग रहा है वो सुनना, यानी भाषिक बुद्धि है व्यक्ति में जो अपनी बात को अच्छे से कह पाता है। ठीक, और क्या हो सकता है, जो लोग पोइट्स हैं भाई, वो भी तो लिख ही रहे हैं ना। जो लोग शेरो शायरी करते हैं, जॉन एलिया का एक शेर है कि सिर्फ बातों से कौन सीखता है, हाँ सबको, सिर्फ बातों से कौन सीखा है, सबको एक हादसा जरूरी है ना। तो ये लिख पाने के लिए भी क्या चाहिए, जो कोट्स लिख रहे हैं लोग, कोट्स नहीं होते एक लाइन के, बी और ओन कांस्टेंट हमने भी लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत भाषिक बुद्धि हमें भी है, प्लीज क्रेडिट दे दो मजाक कर रही हो। तो जो लोग भाषा पे जिनकी पकड़ अच्छी है, जो भाषा को यूज करने में, प्रयोग करने में, लिखने में, पढ़ने में, इन सब में, यानी लैंग्वेज के साथ अच्छे हैं, वो भाषिक बुद्धि रखते हैं। इसमें आपके स्पीकर्स आ सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, बड़ी अच्छी स्पीच देते हैं, है ना। और अगर हम बात करें और बहुत सारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के और दुनिया भर के लोग आ सकते हैं जो भी राइटिंग में अच्छे हैं। तो लॉयर्स यहाँ आ सकते हैं क्योंकि भाषिक बुद्धि तो होती है ना, बहस, डिस्कशन, चर्चा परिचर्चा की बात हुई थी। लेक्चरर्स भी आ सकते हैं, यानी टीचर्स भी आ सकते हैं भाई ऑफ कोर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे राइटर्स की, जो लोग लिखते हैं, देखिए अगर म्यूजिक के लिए कोई कंपोज करते हुए साउंड के बेसिस पे लिख रहा है तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जाएगा। लेकिन अगर कोई सही से लिख पा रहा है, दिव्य कीर्ति सर ऑफ कोर्स, हाँ, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल सर की अच्छी है। जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स, मतलब इवन सौरभ द्विवेदी सर मैं देखती हूँ, और इवन जो भी मतलब स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया है, आपका मन लगता है सुनने में अगर कोई बात कहें तो जर्नलिस्ट की भी बेटर होती है, जो भाषिक बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। लिरिसिस्ट की अगर हम बात करें तो जो लोग गाने लिख रहे हैं तो भाषिक इंटेलिजेंस तो उनकी भी अच्छी है ना, कंपोज जो धुन बनाएगा उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। लेकिन लिरिक्स अगर किसी ने लिखा है तो भाई भाषिक बुद्धि है उसके अंदर कि भाषा को कहाँ कैसे यूज करना है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, स्पीड बढ़ाइए। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात हो गई, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको दे। कुमार विश्वास जी, हालांकि उनमें पोइटिक भी है तो वो थोड़ा सूट भी है, लेकिन भाषिक बुद्धि मुख्य रूप से आएगी वहां पे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा पार्ट हो सकती है। देखो ये इसमें इस थियरी में एक ही प्रॉब्लम आती है कि ये चीजें मर्ज होती हैं, उसका सॉल्यूशन मैं भी आपको बताऊंगी कि मर्ज नहीं करना है।
या कहां पे आपको फंसना नहीं है, ठीक है ना, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल होती है, इसको कहते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। जो लोग गणित में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साइंटिफिक साइंस में, मैथ्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो इकोनॉमिस्ट हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब कहां आएंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल में आएंगे, क्योंकि इनका लॉजिक अच्छा होता है, ठीक। तो ये क्लियर सी बात है, लॉजिकली और क्रिटिकली समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। तो पूछ ले समालोचनात्मक चिंतन कहां आएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल में। साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर्स, ये आप एल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, है ना, ये सब यहाँ आ जाएंगे। स्पेशल इंटेलिजेंस, इस पे भी क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। स्किल्स फॉर्मिंग इन विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, दिमाग में आप पैटर्न बना लेते हैं कि यार घर में ना ये वाली चीज यहां अच्छी लगेगी। जो व्यक्ति इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाता है, यानी उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो पायलट्स हैं, अब देखो पायलट्स जो हैं आपको स्थानिक में भी मिलेंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ पायलट्स को भी कहां डाल रही है, स्पेशल में ही डाल रही है, बॉडीली काइनेस्थेटिक में नहीं। हालांकि पायलट्स का फिट होना भी उतना ही जरूरी है, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक होना भी जरूरी है, लेकिन जो सबसे मेन स्किल है, मान लीजिए फिट तो है पायलट, दिशा का ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा बहुत पेट दर्द तो झेल लेंगे बट अगर दिशा का ज्ञान नहीं है, अगर वो मैप्स उसको आइडिया ही नहीं है, स्पेस का आइडिया नहीं है, दिमाग में वो पैटर्न नहीं बना पाता, कहाँ फिर तो फ्लाइट कहाँ जाएगी आपको पता ही है। तो पायलट्स की अगर हम बात करें तो पायलट्स में स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, उन्हें दिशा का ज्ञान होता है। जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो घर बनाते हैं, जो पेंटिंग कर रहे हैं, जो लोग पेंटर्स में, स्केच बनाने वाले किसी व्यक्ति में नाक, जो आपका इवन सर्जन है, सर्जन कॉमन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, सर्जन आपका स्पेशल इंटेलिजेंस और बॉडीली दोनों में जाएंगे, ठीक। तो वो एक बात है, बाकी आपसे पंगे नहीं लेगा एग्जामिनर, फालतू में आपको दुखी थोड़ी करेगा, कोई एक ही मिलेगा ऑप्शन में आपको, तो उस हिसाब से जो आपको ऑप्शन में जो सही बैठ रहा हो वो लगा देना। स्कल्पचर की अगर हम बात करें, जो मूर्तिकार होते हैं, बिल्कुल नाक जरा सी इधर से उधर हो गई, या जो पत्थर से तोड़ तोड़ के बिल्कुल मूर्ति को एकदम शेप दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी स्पेशल इंटेलिजेंस है उनमें। जो आपकी गूगल मैप वाली दीदी हैं, आंटी हैं, जो आप कहना चाहें, उनमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस है, हालांकि वो टेक्नोलॉजी हो गई। सेलर्स, जो नाविक होते हैं, उनको पता है दिशाओं का ज्ञान। पेंटर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्जन्स आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। देखिए सर्जन भी अगर हल्का सा आपके पेट में ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए, वो कबीर सिंह वाला सर्जन नहीं, जो सच वाला सर्जन है, अगर हल्का सा भी इधर से उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। क्लियर बात है यार। पब्लिकेशन तो 1000 है विजय, फिर मैं टेढ़े मेढ़े पब्लिकेशन की बात नहीं करूंगी, मैंने आपको बता दिया उसका रीजन। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड बुक वही है, कोई भी टेढ़े मेढ़े पब्लिकेशन को कोई काउंट नहीं करेगा अगर कल को चैलेंज करना पड़ गया तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्पेशल इंटेलिजेंस की, तो इसमें पेंटर्स, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स, नेविगेटर्स, स्कल्पचर्स, चेस प्लेयर। चेस प्लेयर में हालांकि अगर ये चेस प्लेयर में मैं ये नहीं कहूंगी कि स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं होती, वो पूरा मूव प्लान कर लेते हैं दिमाग में, लेकिन लॉजिकल एबिलिटी ज्यादा होगी चेस प्लेयर्स में, तो वो दोनों में जाएंगे। अगर चेस प्लेयर लॉजिकल एबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, मैथमेटिकल लॉजिकल, तो आप स्पेशल में भी काउंट कर सकते हो। तो वो आपको देखना है कि पूछा क्या है पेपर में। वैसे आपसे इतने पंगे लेगा नहीं एग्जामिनर, कोई एक ही ऑप्शन देगा दोनों में से। अगर हम बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ जगजीत सिंह जी को लगाया है। सेंसिटिव, आपके अरिजीत सिंह आ सकते हैं। सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स, म्यूजिकल रिदम्स और पैटर्न्स को, यानी धुर बोल रही हूँ, धुन, है ना, उनको कैसे राइम कैसे बनती है, ठीक है ना। तो इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। आप तबला बजा लेते हैं, सितार बजा लेते हैं, गिटार बजा लेते हैं, गाने गा लेते हैं, और 70 चीजें हैं। अगर आप कंपोज कर लेते हैं, धुन बना लेते हैं, ठीक, तो आप में म्यूजिकल एबिलिटी है, हम ये कह सकते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा बेटर गा लेते हैं, हमारे जैसे बाथरूम सिंगर्स तो नहीं, देखो, ठीक है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपके अंदर है। तो यहाँ पे जगजीत सिंह जी से लेके अरिजीत सिंह से, अच्छा यहाँ पे मैनिपुलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बार बार लेती हूँ। मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स, म्यूजिकल पैटर्न्स को मैनिपुलेट करके रिमिक्स बनाने वाले लोगों में भी कुछ हद तक जो है कहेंगे हम। और लॉकडाउन में बहुत वायरल हुआ था ना उनका एक, आई थिंक यशराज मुखाते नाम है उनका, तो यूट्यूब पे उन्होंने वो रसोड़े में कौन था पे उन्होंने धुन मिक्स एंड मैच करके, यानी उन्होंने मैनिपुलेट किया, उस म्यूजिकल पैटर्न्स के साथ खेल करके कुछ नया बना दिया, तो वो भी म्यूजिकली इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाएंगे। मतलब इस तरह के लोग भी, मैं उनको नहीं कह रही, मतलब हैं ही वो तो ऑफ कोर्स। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो सिंगर्स आपके, या जो AR रहमान जी, ये सब लोग यहाँ आ जाएंगे। तो म्यूजिशियंस हो गए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए, कंपोजर्स हो गए। बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या है भाई? भाई देखो, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे राइटर कोई अलग बंदा हो सकता है जो सॉन्ग लिखता है, और गाने वाला अलग हो सकता है सिंगर। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हम कहेंगे सिंगर है, और जो राइटर है जो गाता नहीं है उसका सुर की हो सकता है उतनी अच्छी समझ ना हो, लेकिन लैंग्वेज को लेकर उसमें बहुत अच्छा हुआ है, तो लिरिसिस्ट है, तो फिर वो लिंग्विस्टिक में चला जाएगा।
ठीक है ना। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। एक बच्चा जो वो होता है ना, कुछ आपने देखा होगा, मैं छोटी थी तो एक पूरी कम्युनिटी या ट्राइब है आई थिंक, जो लोग प्रॉपर रस्सा बांध के, उनका जीविका ही ये है, उनके लाइवलीहुड है ये कि रस्सी बांध के बच्चे आपको चलते हुए दिख जाएंगे उस रस्सी पे। बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन वो इंटेलिजेंस कौन सी पाई जाएगी उस बच्चे में? बॉडीली काइनेस्थेटिक, है ना, कि भाई रस्सी पे चल पा रहा है, कोई बीच में रस्सी टंगी हुई है, सिर्फ रस्सी पे आप चल पा रहे हो, तो बॉडी के पार्ट्स या पूरी बॉडी को आप फ्लेक्सिबली यूज करने की क्षमता रखते हो, तो आप में क्या है? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी शारीरिक या कायिक गतिकीय बुद्धि कह देते हैं। एथलीट्स में होती है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, डांसर्स होंगे, इवन एक्टर्स भी, भाई उनको भी स्टंटमैन हो गए, डांसर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जिमनास्ट हो गए, सर्जन्स में भी बॉडीली काइनेस्थेटिक पाई जाती है। सर्जन आप दोनों जगह पे टिक कर सकते हो, एनसीईआरटी में सर्जन दोनों जगह पे गिवन है, बॉडीली काइनेस्थेटिक और उसमें भी क्या कहते हैं आपके स्पेशल इंटेलिजेंस में भी। और इस पे तो क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बॉडीली काइनेस्थेटिक का हाईएस्ट लेवल क्या है, तो सर्जन। हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, तो विराट कोहली का यहाँ पे हमने वो लगाया हुआ है इमेज, MS धोनी हो सकते हैं, साइना नेहवाल हो सकती हैं, और स्मृति मंदाना यार अभी कोई तो वो एनिमल वाली जो एक्ट्रेस है, मेरे को नाम याद नहीं रहता, तो मेरे को इस बात का डर रहता है कि कहीं मैं क्रिकेटर और उनका नाम मिक्स ना कर दूं, मेरी मेमोरी कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। स्मृति मंदाना ही है ना जो बैटर है ना? हाँ चलो आप लोग देख लेना, ये तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बहुत बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि 150 पेज की PDF ये PPT बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है। 1 मिनट रुकना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ इंडियन क्रिकेटर हैं ऑफ कोर्स, हाँ यही आई थी मेरे, वो रश्मिका मंदाना है आई थिंक, हाँ वो सरनेम सेम है तो शायद इसलिए गड़बड़ हुई होगी। सही बोला था भाई मैंने, है ना? तो स्मृति मंदाना, या फिर मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ जेंडर पैरिटी की, कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम मेल क्रिकेटर्स के या मेल जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हीं का नाम ना लें। फीमेल अगर हम साइना नेहवाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या PV सिंधु की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इन सब में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसमें एथलीट्स आ गए, क्राफ्ट पर्सन, जो कोई एक घड़ा भी बना रहा है व्यक्ति, उसमें भी ये पाई जाएगी, और स्पेशल इंटेलिजेंस भी उस व्यक्ति में होगी। टूल्स को यूज करने की क्षमता, जो मैकेनिक है अगर कोई, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी उनमें पाई जाएगी। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे बहुत क्वेश्चन आता है और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, फटाफट से करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोले तो सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर्स, यानी दूसरों के व्यवहार के जो पक्ष हैं, जो सटल एस्पेक्ट्स हैं, उनका मूड कब चेंज होता है, उनका मोटिव क्या है, आप बातों से समझ जाते हैं किसी के कि ये व्यक्ति बोल कहां रहा है। तो ये क्या है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, यानी 2 या 2 से अधिक इंटर स्टेट बसेस, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जा रही हैं। तो इंटरपर्सनल मतलब अदर्स को समझना, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, यानी लोगों को समझना, लोगों की फीलिंग्स, उनके मोटिव्स, उनके बिहेवियर, उनकी मोटिवेशन, उनको क्या मोटिवेट करेगा। पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा यूज करते हैं इसको, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को, अपनी स्पीच से लेके और अपने जो वो बनाते हैं ना, अपना जो एजेंडा बनाते हैं कि इस बार हम रोजगार देंगे, उनको पता है रोजगार पेन पॉइंट है, चलो इस बार रोजगार बोलेंगे, अगली बार ये बोलेंगे, होगा पूरा नहीं होगा किसी को नहीं पता, है ना? तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी दूसरों के मोटिव्स, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के इमोशंस को समझने की क्षमता। साइकोलॉजिस्ट में भी होती है ऑफकोर्स, वो तभी तो, अगर आपको जान नहीं पाएंगे तो फिर आप खुलेंगे नहीं। काउंसलर्स में भी होती है, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स, है ना? अभी कोई पूछ रहा था बागेश्वर धाम का, तो कह सकते हैं कि भाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। अब इसमें जरूरी नहीं, इसको बहुत खतरनाक तरीके से भी कई लोग यूज कर सकते हैं, है ना? कई लोग सच में दूसरों को समझने के लिए, उनके फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, कई लोग उसको बिल्कुल उल्टा यूज कर सकते हैं आपको बेवकूफ बनाने में, क्योंकि उनको पता है आपके इमोशंस के साथ आपके मोटिव्स क्या है, आपको कौन सी बात अच्छी लगेगी वो बोलेंगे, ठीक है ना? तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस खतरनाक चीज है। टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, मदर टेरेसा ने उसको बहुत अच्छे से यूज किया, है ना? तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल होती है इसका ऑपोजिट, ठीक है? तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, टीचर्स में भी पाई जाएगी ऑफकोर्स, क्योंकि आप अपने बच्चों को समझेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। साइकोथेरेपिस्ट, सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियन, जो है ना, रिलीजियस लीडर्स। इंट्रापर्सनल होती है खुद को समझने की क्षमता आपकी, और ये दोनों जिसमें हो वो इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएगा वो व्यक्ति, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटर और इंट्रापर्सनल दोनों इंटेलिजेंस होंगी, तब आप इमोशनली इंटेलिजेंस कहलाएंगे। इंट्रापर्सनल की अगर मैं बात करूं, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, आप खुद के मोटिव को, खुद की फीलिंग को, खुद की डिजायर को, खुद कब मोटिवेट होते हैं, खुद को समझते हैं। जैसे मुझे पता है कि भाई मैं आजकल पूरा ध्यान मेरा आपके सेशंस पे है, PPT की प्लानिंग पे है, तो मैं अवॉइड करूंगी कोई भी चीज जिससे मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो,
जिस भी चीज से मुझे थोड़ा ज्यादा लगेगा कि भाई दिक्कत हो रही है, मैं उसको साइड कर दूंगी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या है, अभी के लिए सेशन है। ठीक, मैं फोन ऑफ कर लूंगी अगर बजना है तो इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है अभी के लिए सेशन प्रायोरिटी है। क्योंकि आप खुद की भावनाओं को समझते हैं कि किस बात से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, उससे आप बचेंगे। लेकिन कई लोग, या मतलब जब हमारे अंदर हम उतनी इंट्रापर्सनल स्किल्स नहीं रख पाते, सबके साथ होता है अलग अलग फेज में, तो हम क्या करते हैं, हम जान जान के सर मारते हैं वहां जहां से हमें दिक्कत होगी, है ना, उसी को मैसेज करेंगे जिसने ब्लॉक कर रखा होगा, है ना। तो ये क्या, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, आप खुद के मोटिव्स को, खुद की डिजायर्स को, खुद की ही चीजों को समझते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, एग्जिस्टेंस क्यों है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी क्या होती है, हम आए क्यों है दुनिया में, रहेंगे क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं फिलोसोफर्स में, ये होती है। और मेरे साथ भी होती है यार इस तरह की चीजें, मैं ये नहीं कह रही हूँ फिलोसोफर हूँ, ठीक। तो ये सॉक्रेट्स या एरिस्टोटल, प्लेटो, जो भी दार्शनिक लोग हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इन लोगों में क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाएगी, जो खुद को समझने में अच्छे होते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर सेल्फ लिखा हो, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ, मोटिव्स ऑफ सेल्फ, डिजायर्स ऑफ सेल्फ, मतलब इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब सिंगल, खुद में, अंतः व्यक्तिक। और अगर मोटिव्स ऑफ अदर्स लिखा हो, सिंपल बस अदर्स और सेल्फ लिखने की देरी है, ये आंसर चेंज हो जाएगा, इंटरपर्सनल अदर्स के लिए, इंट्रापर्सनल सेल्फ के लिए। तो फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, जैसे बुद्धा की, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें, तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में ही आएंगे। ठीक, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आखिरी है इसमें, तो सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं, चाहे वो बॉटनिस्ट हो, जूलॉजिस्ट हो, बर्ड वॉचर्स हो, है ना, और चाहे हंटर्स भी हों, फार्मर्स जो किसान हैं, उनमें तो भाई होगी ऑफ कोर्स नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, उनको पता होता है, गेहूं देख के बता देंगे पकने वाला है कि अब काट लेना चाहिए कि क्या। एनवायरमेंटलिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, उनको भी इंटरेस्ट होता है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनमें। तो ये आप 8 के 8 प्रकार देख चुके हैं। अब इसका एक क्रिटिसिज्म है थियरी का, उसको फटाफट से कर लेते हैं, एक नंबर में पूछ लेता है। विजुअल स्पेशल आपको पता है, इंटीरियर डेकोरेटर्स, पेंटर्स, ये सब लिंग्विस्टिक वर्बल है, जो लैंग्वेज में अच्छे होंगे। मैथ्स में अच्छा कौन होगा भाई, लॉजिकल मैथमेटिकल साइंटिस्ट और ये सारे लोग। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करें। बॉडीली काइस्थेटिक, जो बॉडी के साथ अच्छे। नेचुरलिस्टिक, जो नेचर के साथ। इंट्रापर्सनल, खुद के ही थॉट्स जैसे ये व्यक्ति, कोई फिलोसफर हो सकता है। इंटरपर्सनल आपका थेरेपिस्ट वगैरह लोग, जो एक दूसरे को समझ, नेता लोग, ये सब इंटरपर्सनल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की बुद्धि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्रिटिक है कौन सा एक छोड़ के। अब यहाँ पे आपको ये बेसिक सी बात मैं बता देती हूँ, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी की, तो इसका एक क्रिटिसिज्म है कि लैक करती है एम्पेरिकल एविडेंस को, यानी कि जो अनुभवजन्य साक्ष्य हैं, एम्पेरिकल एविडेंस, इसका मतलब ये नहीं है जीरो एम्पेरिकल एविडेंस है, ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो एम्पेरिकल यानी अनुभवजन्य साक्ष्य, उसको ये लैक करती है कि अनुभव के आधार पर कितने सच होंगी ये बातें अभी पूरी तरह से नहीं पता, कम है साक्ष्य। दूसरा, रिसर्च में भी ये लैक करती है कि रिसर्च बेस्ड हैं ये चीजें या नहीं है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जस्ट लोगों की हॉबीज हो, इंटेलिजेंस के टाइप होने की बजाय। ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये मियर हॉबीज हो सकती हैं। भाई मुझे म्यूजिक में भी मेरे को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, मैं गिटार भी बजा लेती हूँ, मैं बाइक भी चला लेती हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी खेल लेती हूँ, तो ये हॉबीज भी तो हो सकती हैं। कोई टेस्ट नहीं है ना जिसके द्वारा इनको प्रूव किया जा सके। तो ऐसा ये आलोचना है, हर व्यक्ति की आलोचना हुई। अभी देखो दिलखुश, आलोचना क्या, वो तो ट्रॉल कर रहे थे, आलोचना में तो फिर भी लॉजिक होता है ना। तो अगर हम बात करें रिसर्च बेस्ड, अगर ये रिसर्च में भी ये लैक करती है। तीसरी चीज कि ये सिर्फ मियर हॉबीज हो सकती हैं, यानी सिर्फ लोगों की हॉबी हो और आप उसको टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बता दे रहे हो। जैसे हम सब खिचड़ी मिलेंगे आपको, चावल भी है, दाल भी है, यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा गा भी लेते हैं, थोड़ा सा बोल भी लेते हैं, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। तो कोई एक प्रकार इतना इस लेवल पे नहीं है, तो किसी में कम या किसी में ज्यादा हो सकता है। कोई टेस्ट नहीं है आईक्यू टेस्ट की तरह, ठीक है ना। तो ये हॉबीज भी हो सकती हैं। ये तीनों इनके क्रिटिसिज्म है। इन्होंने इंडिपेंडेंट तो बताया, ये बुद्धि क्या है, सेट ऑफ एबिलिटीज है, क्षमताओं का समूह है, ऐसा नॉर्मल परिभाषा में कहते हैं। बट इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर मान लो आपके ब्रेन के किसी पार्ट में चोट लगी तो दूसरा पार्ट इनके हिसाब से अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले में लगी तो बाकी सब ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार, फॉलोज आर दी क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। कौन सा एक, यानी एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में ध्यान रखना, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों में ध्यान रखना कि अगर हम बात करें यहां पे सिवाय लिखा है तो ध्यान से जवाब देना है, सिवाय लिखा है तो ध्यान से जवाब देना है। देखिएगा एक बार, तो एक्सेप्ट
किसको छोड़ के बाकी सब क्रिटिकल एस्पेक्ट है। एम्पेरिकल सपोर्ट को लैक करती है, हाँ ये इसका क्रिटिसिज्म में आलोचना है। रिसर्च बेस्ड नहीं है, ये भी आलोचना है। डिफरेंट इंटेलिजेंसेस डिमांड डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, हाँ डिमांड होती है भाई, आपको अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कह सकते हैं कई लोग, लेकिन ये इसकी कोई आलोचना नहीं है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स यूजुअली एक्सेल इन अ सिंगल डोमेन। ये कह रहे हैं अलग अलग प्रकार की, भाई हो सकता है मेरे में म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी और मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी हूं, तो ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड है कोई तो वो सिर्फ एक क्षेत्र में अच्छा होगा, बस वो लॉजिक में अच्छा होगा, क्योंकि आईक्यू के आधार पर नहीं मान रहे ना गिफ्टेड किसी को। ठीक है जी बात, तो आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट वाला आपका चैप्टर है, फटाफट से करते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट पे मैं वैसे आपको बातें बता चुकी हूँ। पियाजे कह रहे हैं थॉट से लैंग्वेज आ रही है, विचार से भाषा। वाइगॉस्की कह रहे हैं विचार और भाषा साथ साथ चल रहे होते हैं, 3 साल के बाद या 5-6 साल तक जाते जाते मर्ज हो जाते हैं, तो ये पैरेलल होते हैं, समानांतर, थॉट अलग लैंग्वेज अलग जन्म के समय और बाद में जाके मर्ज होंगे, किसके अकॉर्डिंग, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। और अगर मैं कहूं यहाँ पे पियाजे की बात, तो पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले लैंग्वेज बाद में। ठीक, वाइगॉस्की के अगर माने, पियाजे ने वो ईगोसेंट्रिक स्पीच को उतना महत्व नहीं दिया जितना वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच को दिया। तो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग 3 प्रकार हैं आपके स्पीच के। पहला है आपका सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, जब बच्चा आपस में घर वालों से बात करना सीख जाता है जन्म से 2 वर्ष के बीच में, या 2 वर्ष तक आते आते, जन्म से नहीं 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष के बीच में। फिर प्राइवेट स्पीच आता है 3 से 6 वर्ष। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है कि बच्चा खुद से बोल बोल के बातें कर रहा है, जैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं तो समय खुद से ही बातें कर रहे हैं कि अरे यार ये वाला नहीं, हिमांशु ने तो ये बताया था, अच्छा अच्छा अभी तो इतना रहता है, अरे यार तू पागल है क्या, तूने गलत कर दिया, खुद से बात कर रहे हो। तो बच्चा ये 3 से 6 वर्ष में करता है कि वो खुद को ही दिशा देता है। कोई पजल सॉल्व कर रहा होगा, कोई गेम खेल रहा होगा, वो कहेगा नहीं यार इसमें ब्लू वाला नहीं ब्लैक वाला शू लगना था, इसमें तो ये वाला नहीं ये वाला कलर का पजल मिक्स होना था, वो तू बुद्धू है क्या, खुद से बातें कर रहा है वो बोल बोल के। तो वो प्राइवेट स्पीच निज वाक कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ डायरेक्शन, स्व दिशा, खुद को दिशा दे रहा है वो बच्चा खुद से बात करके, तो ये इंपॉर्टेंट है प्राइवेट स्पीच। इसी को ईगोसेंट्रिक कह दिया है पियाजे ने। तो पियाजे की थ्योरी में उतना महत्व नहीं है जितना वाइगॉस्की की थ्योरी में है प्राइवेट स्पीच का। फिर आता है आपका साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। अच्छा मुझे कलेक्टिव मोनोलॉग का एक कलेक्टिव मोनोलॉग नहीं, इसका प्राइवेट स्पीच का एक उदाहरण याद आ गया। वो कार्तिक आर्यन है ना, जिस मूवी से वो फेमस हुए थे, कौन सी मूवी है वो, प्यार का पंचनामा, तो उसमें एक बहुत बड़ा उनका मोनोलॉग है, वो प्राइवेट स्पीच है एक तरह की, कि खुद से ही बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं, खुद से बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, प्राइवेट स्पीच का उदाहरण है, जब बच्चा खुद से बात करे। साइलेंट इनर स्पीच क्या है, अब आपके अंदर चली जाती है ये स्पीच। अब आप मन में भी किसी को गाली भी दे सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, आप मन में क्या सोच रहे हैं पता नहीं लगेगा। बच्चों को दिक्कत होती है मन में सोचने में, वो 3 से 6 वर्ष में वो बात भी करता है, खुद से बोल बोल के कर रहा है, मन में नहीं ज्यादा देर तक वो सोचता मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो सोशल स्पीच जो आप समाज में बातचीत कर रहे हैं, प्राइवेट स्पीच 3 से 6 जब आप खुद से बोल बोल के बच्चा खुद को दिशा दे, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, निज वाक कह देते हैं हिंदी में, ये हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको पढ़ना है। साइलेंट इनर स्पीच, ये जब आपकी जो स्पीच है ये प्राइवेट स्पीच अंदर चली जाती है ब्रेन के, अब आपको बाहर बोलने की जरूरत नहीं, मन में भी आप सोच सकते हैं, ये तीनों रहती हैं, आप प्राइवेट स्पीच आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल स्पीच, साइलेंट इनर, ये 6 साल के बाद आती है कि बच्चा मन में सोच सकता है। छोटे बच्चे को मन में पढ़ने में भी दिक्कत होती है, आप देखना छोटा बच्चा 3 से 6 वर्ष में जैसे ही वो पढ़ना भी सीखता है तो वो बोल बोल के ही करता है सारी चीजें, बाद में जाकर के वो मन में पढ़ पाता है। तो लैंग्वेज एंड थॉट का आपको पता लग गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, वाइगॉस्की की बात हम कर चुके हैं ना कि लर्निंग से डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से लर्निंग, ये सब हम कर चुके हैं। अब आपको सिंपल स्टेजेस देखनी है, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा को अधिग्रहण करने की या स्टेज, भाषा को सीखने की 6 स्टेजेस हैं, जिसमें हम एक काउंट ही नहीं कर रहे हैं। क्राइंग, जब बच्चा रोना शुरू करता है तब से भाषा विकास की शुरुआत हो जाती है, लेकिन हम कूइंग से शुरू कर रहे हैं। 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने में बच्चा कूकना शुरू कर देता है, का प चा कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी आवाजें निकालना शुरू कर देता है, उसको कूइंग कहते हैं। बैबलिंग क्या है, बैबल करना यानी बल बलाना। लगभग 6 महीने की उम्र में बच्चा बा मा पा, जो सिंगल सिलेबल वर्ड है वो बोलना शुरू कर देता है। इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सिंगल सिलेबल शब्द, एक शब्द क्लियरली वो बोलना शुरू करता है लगभग 1 साल तक आते आते। एक शब्द अवस्था इसको कहते हैं, पापा, खाना, एक शब्द की अवस्था है। फिर 2 वर्ड स्टेज या टेलीग्राफिक स्टेज, ये कई बार आ चुका है पेपर में। टेलीग्राफिक स्टेज या 2 वर्ड स्टेज, या वो कौन सी अवस्था है जब पहली बार 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना सीखता है बच्चा, एक नया वाक्य पहली बार बनाना सीखेगा। 18 से 24 महीने, 1.5 से 2 वर्ष कहेंगे इसको। 2 शब्द की अवस्था 2 वर्ष तक आते आते होती है कि अब वो 2 शब्दों को जोड़ के मम्मी खाना ऐसे बोलना शुरू कर देता है। लॉन्गर अटरेंसेस, लगभग 2 से 4 वर्ष तक आते आते वो प्रॉपर बोल पाता है कि वो प्रॉपर आपका शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, बच्चा कौन सी स्टेज में अब वो प्रॉपर बोलना शुरू करेगा? 4 साल में, आपको पता ही है। मतलब प्रॉपर मतलब बड़े वाक्य बोलना तो शुरू वो कर चुका है 1 साल में।
तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको पता है कि अभी इस बार क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सी स्टेज है जहां पे कौन सी एज में बच्चा मजाक समझने लगेगा, वर्ड प्ले के साथ इन्वॉल्व होने लगेगा। तो वो समझने तो पहले लगता है 3 साल से, लेकिन जब उसमें वर्ड प्ले लिख दिया, जोक लिख दिया, है ना, और इसके अलावा एक वो पहले आता है पन होता है इनडायरेक्ट सार्केज्म के जैसा, है ना, वो जोक्स पे हंसता है बच्चा, समझता है आपको, आपके साथ भी ह्यूमर का इस्तेमाल करता है। तो 7 साल की उम्र, 7 ईयर्स, वो जो जोक और वर्ड प्ले में अगर इन्वॉल्व होने की बात है, शब्दों के साथ खेलने में, तो ये क्वेश्चन आया भी था, तो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। अच्छा, शब्द संपदा की बात और कर लेते हैं, शब्द संपदा की बात और कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। प्रोफेसर स्मिथ, अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 1 साल के बच्चे के पास 2 शब्द होते हैं, यानी उसकी शब्द भंडार में, वोकैब में 2 वर्ड्स होते हैं। 2 साल के बच्चे के पास 272 शब्द होते हैं, है ना, उसकी वोकैबलरी जो है शब्द भंडार। और 5 साल के बच्चे के पास 2072 शब्द होते हैं। 3 साल के बच्चे के पास, अब आप कहेंगे इन्होंने 3 स्टेजेस में निपटा दिया वोकैबलरी को। अगर हम देखें तो ये कहीं पूछा भी गया क्वेश्चन, 3 साल में लगभग 900 प्लस यानी 1000 शब्द के आसपास की वोकैब यानी शब्द भंडार, और 4 साल में 1500-1600 प्लस की वोकैब उसकी होती है। ठीक है, ये अलग से बताया मैंने, वैसे प्रोफेसर स्मिथ ने जो है इन 3 के साथ बात खत्म कर दी है। चलिए आते हैं अब जेंडर पे आते हैं, इतना ही जानना आपके लिए ना। फिर वो जो फोनीम और मॉर्फीम वगैरह होते हैं वो मैं हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में कराऊंगी दोनों में, तो आप वहां भी सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि फोनीम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, है ना, जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। मॉर्फीम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, जैसे वाटर को अगर तोड़ देंगे तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा। फोनीम क्या है, CH मिलके च की आवाज आती है, ये फोनीम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई फोनीम, अर्थ की सबसे छोटी इकाई मॉर्फीम। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सिंटेक्स होता है स्ट्रक्चर, रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल करके कुछ बनाएंगे। सिमेंटिक होता है मीनिंग, सेंस सही निकलना चाहिए। जैसे भारतवर्ष में हम क्या कह देते हैं जी, फलाने एक्सपायर हो गए। लोग एक्सपायर थोड़ी होते हैं, इंसान एक्सपायरी डेट के साथ थोड़ी आता है कि किसी के दादाजी की डेथ हो गई, हम कह रहे हैं एक्सपायर हो गए। अब कोई बॉटल है, कोई खाना है, पानी है, बिस्किट का पैकेट है, दवाई है, तो एक्सपायरी डेट आएगी। इंसान की एक्सपायरी डेट थोड़ी आती है पहले से, तो वो पास अवे होगा या डेथ होगी उनकी, तो वो सिमेंटिकली गलत है। वो सेंटेंस पेपर में पूछ लेता है, जैसे मैडम ड्राइव्स बाइसिकल, तो मैडम ड्राइव करती है बाइसिकल को, तो ये ड्राइव करना जो है ये सिमेंटिकली गलत है, सिंटैक्स सही है। जहां सब्जेक्ट होना चाहिए मैडम, मैडम की जगह है, ड्राइव्स मतलब वर्ब, वर्ब की जगह है, दी बाइसिकल, जो बाइसिकल है वो ऑब्जेक्ट की जगह है। सिंटैक्टिकली सही है, ये सिंटैक्स में तो सही है, स्ट्रक्चर सही है, रूल्स के हिसाब से सही है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से गड़बड़ है, सेंस के हिसाब से गड़बड़ है कि सिमेंटिकली ड्राइव नहीं करते, बाइसिकल के ऊपर बैठते हैं तो उसको राइड करेंगे, या एक्सपायर नहीं हुए होंगे, पास अवे हुए होंगे, दवाई थोड़े थे जो एक्सपायर हो गए। ठीक, तो ये सिमेंटिकली गलती है, तो ये बेसिक सी बात है। क्लियर। सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर और सेक्स 1 नंबर का टॉपिक है, 1 ही नंबर के हिसाब से बताऊंगी, ऐसा नहीं है, नहीं तो इसको करने में 1 घंटे की क्लास लगती है प्रॉपर। जेंडर यानी लिंग, हिंदी में लिंगी कहेंगे, इंग्लिश में भी लिंगी, मतलब सॉरी, जेंडर और सेक्स दोनों को लिंग कहते हैं हिंदी में, तो आप इंग्लिश की साइड जरूर झांक के देख लीजिएगा पेपर में। जेंडर सामाजिक संरचना, GS, जनरल स्टडीज पढ़ते हो ना, तो इससे याद रख लेना GS, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, इसके अलावा जो बच जाए वो बायोलॉजिकल हो गया। सेक्स बायोलॉजिकल, ये SB है। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल। जैविक संरचना अलग है महिलाओं और पुरुषों की, महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, पुरुषों का जैविक संरचना अलग है, ये हुई बायोलॉजी हमारी, हम बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं, ये हुआ सेक्स का अंतर। जेंडर क्या है, जेंडर सोसाइटी ने हमें अलग बना रखा है कि महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये कपड़े पहनेंगे, महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, है ना, लड़की हो सॉफ्ट बात किया करो, प्यार से उल्टा जवाब मत दिया करो, ये सब क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को दर्शाता है, जो रूढ़िबद्धताएं समाज में बनाई गई हैं। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा निर्मित है। ऐसा नहीं है घर का काम महिलाएं ही अच्छा करेंगी, अगर आप सदियों तक महिलाओं से ही सिर्फ घर का काम कराएंगे तो वे कंडीशनिंग का भी रोल प्ले हो जाएगा वहां पे। जैसा कि इस बार एक क्वेश्चन आया था कि लड़कियों को खेलने के लिए डॉल लड़कियां चूज करती हैं, दिए जाते हैं जब उनको, और लड़के जो हैं कार्स से खेलना पसंद करते हैं, इसके पीछे का रीजन, तो वो पहली नजर में स्टीरियोटाइप वाली ही बात थी, लेकिन उन्होंने पूछा था कि ऐसा अब ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ज्यादातर कल्चर यही प्रेफर कर रहे हैं। बार बार उसने अपनी मम्मी को, अगर कोई बेटी है घर में यानी गर्ल चाइल्ड है, तो उसने मम्मी को हमेशा खाना बनाते हुए, मेकअप करते हुए देखा है, पिताजी को बाहर जाते हुए देखा है यदि, तो उसकी प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली कई बार बन जाती है माँ बाप को देख के कि उसको भी यही लगेगा कि यार मैं लड़की हूं, मेरे को घर के कामों में इंटरेस्ट होना चाहिए, मेकअप में होना चाहिए, और बाहर के काम तो पिताजी या मेरा पति करेगा। तो ये क्या है, ये एक तरह की कंडीशनिंग है, जो सोशलाइजेशन, जो कल्चर में हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए लड़कियां जो है डॉल्स को चूज कर रही हैं और लड़के कार को, क्यों, क्योंकि वो ज्यादातर कल्चरल रोल, जो सोशल जेंडर रोल्स हैं कल्चर में, उनको हम दिमाग में बिठा लेते हैं एज अ चाइल्ड, है ना।
जेंडर क्या है? एक कांस्टेंट चीज है, जेंडर कॉन्स्टेंसी थियरी है जो 3 से 5 वर्ष में बच्चे को समझ आ जाता है कि यार जैसे मैं कपड़े बदल सकता हूं उतनी आसानी से मैं जेंडर नहीं बदल सकता। यानी जेंडर की अगर हम बात करें तो ये हम ये कहेंगे कि बच्चे को समझ ये फिक्स है एक तरह से, बट वो उस सेंस में फिक्स है जेंडर कॉन्स्टेंसी की थियरी के अनुसार। अगर यहां देखें तो जेंडर क्या हो गया? फ्लेक्सिबल हो सकता है, जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेक्स तो चलो स्टैटिक हो गया कि भाई सेक्स तो आप नहीं बदल सकते ना, आजकल चलो उसके भी प्रावधान है कि मेडिकल साइंसेज उतनी आगे बढ़ गई है एंड ऑल, बट वो कौन सी मूवी आई थी? चंडीगढ़ करे आशिकी और समथिंग, है ना? तो वो उस तरह की सर्जरी एंड बाकी चीजें अवेलेबल है। बट अगर हम नॉर्मल केस में देखें, मतलब जो प्रकृति ने हमें जिस तरह से बनाया, तो वो सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल है, स्टैटिक है, चेंजेस। लेकिन जेंडर रोल्स को तो आप कभी भी बदल दो, ये तो सामाजिक संरचना है भाई। महिला घर का काम कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। तो सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। जैसा कि पहले में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया करते थे हम लोग, तो सिमोन दे बुआ का भी जो कोट है कि विमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड सो, यानी महिलाएं जन्म नहीं लेती, बनाई जाती हैं। ठीक है ना? ओनली 1 वीक ऑफ योर लेक्चर्स गॉट 100+ मार्क्स, धर्मेंद्र देव सिंह कह रहे हैं। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र, बहुत ही बढ़िया। चलिए आ जाइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको बेसिक 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, है ना? एक तो है जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी। तो सिंपल बात कि जेंडर लिखा है तो हमें देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये 2-3 चीजें हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िबद्धता, लिख देती हूँ इसको, रूढ़िबद्धता। ठीक है, लिंग रूढ़िबद्धता ये एकदम नेगेटिव चीज है। रूढ़िबद्धता क्या है? लड़कियां बाहर नहीं जाती, है ना? एक दादी हैं जो अपनी पोती को ट्रिप पे नहीं भेज रही हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती, अच्छे घर की लड़कियां घर पे रहती हैं। ये क्या स्टीरियोटाइप है ना? तो ये स्टीरियोटाइप है जो समाज में एक नेगेटिव चीज चली आ रही है, यानी जो परंपरा चली आ रही है, एक तरह की परंपरा कह लो आपको, जो एक मिसकॉन्सेप्शन है, प्रेजुडिस जिसको हम कह रहे हैं, बायसनेस जिसमें है, वो चीज चली आ रही है कि लड़के रोते नहीं है। अब लड़कों को रोने का अधिकार नहीं है, बताओ। तो ये स्टीरियोटाइप है कि लड़के रोते नहीं है। वो भी तो इंसान है, उनमें भी तो सारे इमोशंस हैं, क्यों नहीं रोएंगे? रो सकते हैं, लेकिन वो हमने कंडीशनिंग कर दी। तो स्टीरियोटाइप क्या है? जो चला आ रहा है कि लड़कों को गाड़ी पसंद है, लड़कियों को खिलौने जो है पिंक कलर पसंद है, इसलिए पिंक लगाया आज यहाँ पे। मुझे पसंद ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं, कलर्स तो सारे अच्छे होते हैं, बट मतलब ये दर्शाने के लिए कि जेंडर भाई ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। किसी लड़के को भी पिंक कलर पसंद हो सकता है, किसी लड़की को भी ब्लू कलर पसंद हो सकता है, तो वो नॉर्मल बात होनी चाहिए। तो ये स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता कि किसी काम से रोल को जोड़ दिया आपने, जेंडर रोल समाज में जोड़ दिए। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? आप मेल होते हुए भी फीमेल के जैसा महसूस कर सकते हैं। आजकल चल रहा है ना, इंटरनेट पे होता है हिज हर, मतलब आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं खुद को, है ना? इफ यू आइडेंटिफाई एज अ वुमेन, और अगर आप लड़के हैं तो फिर क्या होगा? जेंडर आइडेंटिटी आपकी फिर फीमेल की है। तो आइडेंटिटी है आप खुद में कैसा मानते हैं डिस्पाइट आपकी बायोलॉजी क्या है। खैर उतना नहीं घुसना है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? रूढ़िबद्धता जो चला आ रहा है। लड़के रोते नहीं है, लड़कियां हंसती नहीं, आई मीन लड़कियां बोलती नहीं है, मजाक कर रही हूँ। तो ये बेसिक सी बात है। ये स्टीरियोटाइप हमारी किताबों में भी झलकते हैं, तो हमें इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की बात करनी है, जो किससे होगा? डिस्कशन से होगा। हम चैलेंज करें हमारी जो भाषा है, कई बार जो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है टीचर्स को भी, और आपके करिकुलम में, आपकी किताबों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पुरुष मिलकर किसी काम को 1 दिन में करते हैं और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को 2 दिन में करती हैं। इसका मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि महिलाएं कमजोर हैं। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, भाषा तटस्थ होनी चाहिए, भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी बीसीसीआई ने आई थिंक किया है ना कि बैट्समैन यूज मत कीजिए आप। भाई बैट्समैन क्या होता है? बैटर बना दिया, तो बैटर भाई बैट जो यूज करे व्यक्ति वो बैटर हो गया। बैट्समैन से क्या दिखता है कि सिर्फ पुरुष ही होगा जो क्रिकेटर यानी बैट्समैन होगा जो बल्ला चला सकता है, जबकि यहां प्रोफेशन में जरूरत ही नहीं है आपका जेंडर दर्शाने की। बैटर बना दिया, महिला हो पुरुष हो, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हो गई। कैमरा पर्सन की जगह, कैमरा मैन की जगह जब आप कैमरा पर्सन यूज कर रहे हैं, चेयरमैन की जगह जब आप चेयर पर्सन यूज कर रहे हैं, तो वो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है। जैसे टीचर भी अपने आप में जेंडर न्यूट्रल है, जब आप फीमेल टीचर मेल टीचर ये सब लगा रहे हैं तब दिक्कत है। तो खैर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज हो गई, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करना है, यानी समता, आप किसी के भी प्रति भेदभाव ना करें और इक्विटी का ध्यान रखें। तो स्टीरियोटाइप एकदम खराब बात है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें, जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं चाहिए। एक चीज है जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या है? चाहे आप महिलाओं के प्रति झुके हुए हैं चाहे पुरुष के प्रति, अगर वो फेयर नहीं है, अगर वो इक्विटी का, देखिए रिजर्वेशन अलग चीज है। जब हम ये कह रहे हैं कि हम लड़कियों को सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं दिलवाना चाह रहे, कि मतलब फ्री है उनका फॉर्म भरना, इसका मतलब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। जो ऑलरेडी जिसको पीछे छोड़ दिया गया है उसको आप ऊपर ला रहे हैं रिजर्वेशन देकर के, वो बायसनेस नहीं है।
वो इक्विटी है, समता है, कि जब आपने मेट्रो में एक फर्स्ट कोच जो है बुक कर दिया या रिजर्व कर दिया फीमेल्स के लिए, है ना, ताकि उनकी सेफ्टी और बाकी रीजंस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एंड ऑल, अभी जो मेंस्ट्रुएशन लीव की बात चल रही थी न्यूज में, तो वो जेंडर इक्विटी को ध्यान में रखते हुए बात की गई थी। हालांकि अभी शायद हम उतने इवॉल्व नहीं हुए, मतलब एज अ सोसाइटी या समय का व्हाटएवर। तो जेंडर बायस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप किसी भी एक तरफ झुके हुए हैं बिना रीजन के, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो जेंडर बायस है। और जेंडर स्टीरियोटाइप में बायसनेस होती है क्योंकि किसी एक तरफ आप झुके होते हो, ठीक है। तो आपको जेंडर पैरिटी, जेंडर न्यूट्रल या जेंडर सेंसिटिव होना है, अगर मैं कहूं तो। क्लियर है बात? चलो इतना ही काफी है। और जेंडर कहां से, ये जो जेंडर का कंस्ट्रक्ट है कहां से आता है? मीडिया से आता है। अगर हम बायसनेस किताबों में देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं, मूवीज में देख रहे हैं, है ना, ऐसी चीजें देख रहे हैं जहां महिलाओं कमजोर, पुरुषों को बहुत ही ताकतवर दिखाया जा रहा है, जबकि हमें ऐसे एग्जांपल देने होंगे जो स्टीरियोटाइप्स को क्या करें, ब्रेक करें, चैलेंज करें। जैसे जब हम बात कर रहे हैं लड़कियां कमजोर होती हैं, तो हम कर्नम मलेश्वरी का भी एग्जांपल दें, जो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, वेट लिफ्टर हैं। हम मैरी कॉम का भी एग्जांपल दें, हम ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखें, है ना। सारे लड़के भी 130 किलोग्राम वजन नहीं उठाते, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं लोगों में, ये हमें समझना होगा। जब हम गणित में लड़कियां कमजोर होती हैं, ये भी स्टीरियोटिपिकल बात है, रूढ़िबद्ध बात है, बायसनेस है इसमें, क्योंकि फिर हम शकुंतला देवी का एग्जांपल लाएं क्लास में। तो ऐसी चर्चाएं क्लास में होनी चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग से ये चीजें निकलें। अगर हमारी हर जनरेशन में यही बढ़ता रहेगा तो गड़बड़ है फिर, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता की बात करता है हमारे देश में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। यानी हम सभी भिन्न हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का रीजन क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये आपको पता ही है, हमने पढ़ा था। हम किसका प्रोडक्ट हैं? डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, विकास गुणनफल है, उत्पाद है किसका? आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ठीक है। तो अगर हम देखें, लैंग्वेज के आधार पर भिन्नता हो सकती है क्लासरूम में। कोई बच्चा पंजाबी बोलता हो, कोई गुजराती बोलता हो, कोई मलयालम बोलता हो, कोई हिंदी बोलता हो, कोई इंग्लिश बोलता हो, कोई कुछ और बोलता हो, फारसी बोलता हो। तो भाषा के आधार पर हम अलग होते हैं क्लास में बच्चे। कास्ट, जाति के आधार पर अलग होंगे। आपको क्या पड़ी है भाई जाति के आधार पर अलग हो सकते हैं, तो आप एम्ब्रेस कर सकते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ लेके चल सकते हैं, जरूरी थोड़ी है। फिर जब मैं आपका सेशन शुरू होता है और मैं बोलती हूँ यस वी आर लाइव नाउ, गुड इवनिंग एवरीबडी, या कुछ तो मैं बोलती हूँ, वो शुरू की लाइन, अभी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा व्यस्त है। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। इसका मतलब क्या है? मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रही हूँ, डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैं जस्ट ये नहीं कह रही हूँ कि जब मेरा मतलब ये है कि नमस्कार भी, राम राम भी हो रही है, सत श्री अकाल भी, इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिटी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विभिन्नता में एकता की बात कर रहे हैं, और टीचर को ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हर टीचर को यही बोलना चाहिए शुरू में। आई एम जस्ट सेइंग कि टीचर को ये बात कन्वे करनी चाहिए कि वो सभी कल्चर की, सभी संस्कृतियों की, सभी भाषाओं की इज्जत करता है ना। टीचर का कट्टरपंथी होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप पर्सनली क्या मानते हैं, आप पर्सनली किसी, आप जातिवादी वैसे तो होना नहीं चाहिए आपको, हैं भी तब भी भाई साहब क्लासरूम में वो बच्चे हैं आपके लिए, है ना। आप देश का निर्माण कर रहे हैं, जाति के आधार पर बांट के सत्यानाश हो जाएगा, है ना। तो कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर, बच्चा मेल है कि फीमेल है, इस बात में आप इक्विटी का ध्यान रख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करेंगे कि भेदभाव करने लग जाएं। कम्युनिटी, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस है, उसके हिसाब से आपको लेके चलना है। समुदाय, कोई किसी ऐसे समुदाय से आता है जो पिछड़े वर्ग से है या पहली जनरेशन का लर्नर है। रिलीजन, कौन किस धर्म से आता है, इन सब के आधार पे हमारे अंदर भिन्नताएं होती हैं, और भिन्नताएं नहीं होंगी तो हम रोबोट्स बन जाएंगे, चिट्टी बन जाएंगे हम, है ना। मैं बनी हुई हूँ जैसे 2-3 दिनों से, बस पीपीटी ही पीपीटी। तो लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, और भी बहुत सारे। हम अपने रंग, रूप, सोच, विचार, रुचियां, इंटरेस्ट सबका सेम नहीं होता। एप्टीट्यूड, कौन किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, किसके अंदर कौन सी स्किल को सीखने की क्षमता है, एटीट्यूड, नजरिया, इन सब में भिन्न होते हैं। उसके बावजूद आपको बच्चे को सिखाना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, होने चाहिए, अच्छी बात है। वेरिएबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस यानी सब में वेरिएशन है, ये अच्छी चीज है, ठीक है ना। ये अच्छी चीज है, इसको एम्ब्रेस करना है, इसको एसेट की तरह, एक रिसोर्स की तरह यूज करना है एक टीचर को। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसी, स्कूल आधारित आकलन एवं सीसी। स्कूल आधारित आकलन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, एक ही मिनट लगेगी। एसबीए की अगर हम बात करें तो यह एक होता है होम बोर्ड एग्जामिनेशन, होम एग्जामिनेशन। दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं आपके, प्रैक्टिकल लेते हैं। बोर्ड्स मैंने और आपने ऐसे दिए हैं, मेरे पास तो ऑप्शन था होम बोर्ड का, बट मैंने वो नॉर्मल एक्सटर्नल वाला ही चूज किया था। तो 10th की बात कर रही हूँ, 12th में तो होता नहीं है। तो ये क्या हुआ, तो आप यहाँ पे सीसीई ने कहा, सीबीएसई ने कहा कि भाई स्कूल बेस्ड असेसमेंट रख लो, बेटर है। रीजन क्या है? क्योंकि स्कूल के टीचर्स अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ज्यादा बेहतर देख पाते हैं। साल भर वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कई बार,
बच्चे को कोई एक विशेष घटना घट गई, वो बच्चे को ज्यादा बेहतर से जान पा रहे हैं, बजाय कि एक्सटर्नल एग्जामिनर या जब वो बाहर जाएगा तो फियर भी कम होगा। तो एक तो ये बात थी। इस पे कई पक्ष हैं, कुछ लोग इसको खराब मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, बट इसमें मान लेंगे हम कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा वो बच्चा जो ज्यादा क्लोजली देखता है। नेचर और नर्चर को बता तो दिया था शुरुआत में, दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी में एनवायरमेंट। यार मैं पहले यूपी बोर्ड से थी, फिर इधर आ गई थी, तो 10th में फिर सीबीएसई हो गया था। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। एनीवन फ्रॉम कोलकाता, अच्छा आ जाओ वापस, ऐसा मत बोलो, क्या बोल दिया मैंने। देखो तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, अच्छा सिलेबस चेंज करने को बोल रहे हो, अच्छा तो कोई बात नहीं, मतलब मेरे को ऐसा कुछ है नहीं, बट देखो समय के साथ चेंजेस तो आते हैं, मतलब कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे यार, उसको भी डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो होना होगा ना मेरे हाथ में ना आपके, है ना, मेरा बस चले तो सबको ऐसी नौकरी मिल जाए फिर, बट अच्छी बात है ना, सीखने का मौका, चैलेंजेस, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम है तो है। अब कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सतत और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, है ना। सतत मतलब लगातार आकलन हो, साल भर कॉन्टिन्यूटी में अलग अलग समय पे एक्टिविटीज होती रहे। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इन ऑल एस्पेक्ट्स, व्यापक। स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक यानी शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्षों में, यानी सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं, एक्टिविटीज आप फील्ड ट्रिप भी करा रहे हो, बच्चों को ऑब्जर्व भी कर रहे हो, उसका पोर्टफोलियो भी बन रहा है, हर पक्ष में आप उसका आकलन कर रहे हो, ये सीसीई कहता है। अगर सीसीई की बात कर रहे हो, जरूरी नहीं पूरा सिलेबस चेंज होगा, कुछ पार्ट चेंज हो सकते हैं। सीसीई की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे सीसी में जो पहला सी है कॉन्टिन्यूअस, सतत, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। लगातार, ऐसा नहीं साल के अंत में एक दिन पेपर हो रहा है बच्चा डर जाए, नहीं, लगातार कुछ ना कुछ, कभी एफए हो रहे हैं, कभी कोई एक्टिविटी हो रही है, कभी ऑब्जर्वेशन, कभी ओरल टेस्ट, इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो कॉन्टिन्यूटी में आपको फीडबैक रहेगा आपके पास। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक, शैक्षिक व सह शैक्षिक, यानी पेपर पेंसिल टेस्ट भी, सिलेबस या एकेडमिक्स वाला भी, और बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है कि कम्युनिकेशन में अच्छा है, डिबेट में अच्छा है, सारे पक्ष, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण आकलन कर रहे हैं, जो आपका होलिस्टिक असेसमेंट की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, लास्ट में करेंगे उस पर बात। तो मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कैप, CAP, कॉग्निशन यानी दिमाग, अफेक्शन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, दिमाग, दिल और हाथ, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, तीनों ही पहलुओं में आप बच्चे को जांच रहे हैं, है ना। इवैल्यूएशन आपको बताइए, जांचना, वेरिड टूल्स का इस्तेमाल करना, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ये सब, तो इवैल्यूएशन हो गया। डेली बेसिस पे सभी पहलुओं में जांचना बच्चे को, इवैल्यूएशन करना क्या है, CCE है, सीबीएसई ने 2009 में इसको लागू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट होता है आकलन, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं, और पर्पस क्या है इसका आकलन का, कि आपने डेटा कलेक्ट किया, बच्चों को ऑब्जर्व किया, चीजें निकाली, उसके बारे में पता किया, कहां उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट के लिए, तो फीडबैक के लिए आप असेसमेंट करते हैं, प्रतिपुष्टि मिल सके, लर्निंग को, अपने मेथड्स को कहां इंप्रूव कराना है, ये सब जान सके, इसलिए आप असेसमेंट करते हैं, है ना। बच्चा किस एरिया में वीक है, कहां दिक्कत है। एक चीज होती है मेजरमेंट, मापन, कि आपके कितने % नंबर आए, यानी जिस चीज को आप माप सकते हैं यूनिट में, वो है मेजरमेंट। तो कुछ पहलू तो ऐसे होंगे कि इतने में से इतने नंबर मिल गए, ये मेजरमेंट हो गया, रेटिंग स्केल में पता लगा लिया, आउट ऑफ 5 कितना आप स्कोर कर रहे हैं। असेसमेंट में जरूरी नहीं है हर जगह पे नंबर से पता लगेगा आपको, आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे डेवलपमेंट को असेस किया जा सकता है, पूरी तरह से मेजर नहीं किया जा सकता, विकास के सभी पहलुओं को मेजर करना असंभव है, जबकि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। तो ग्रोथ मेजरेबल होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ऑब्जर्वेबल होता है, असेस किया जा सकता है, आकलन लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कई चीजों में, कि आप इसमें अच्छे हैं, इसमें बुरे हैं, जरूरी नहीं हर चीज में आपको नंबर से मार्किंग की जाए। तो जहां आप मार्किंग कर पा रहे हैं कि इतने % आ गए, तो वो मेजरमेंट का एस्पेक्ट हो गया। असेसमेंट क्या है, जब आप फीडबैक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, क्या है, फीडबैक चेंजेस क्या ला सकते हैं। मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों ही पार्ट किसका है, इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों शामिल हैं। आकलन भी करना, जिसमें आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जांच रहे हैं, बच्चे को जान रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। मेजरमेंट जिसमें आप परसेंटेज के बेसिस पे चीजें कर रहे हैं, और ये दोनों इवैल्यूएशन में आ जाते हैं, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम बात करें टाइप की, यहाँ आपको पता है ये आपका फेवरेट टाइप होगा, ठीक है ना। CCL एंड क्या कह रहे हो भाई, CCE के अंदर CCL आएगा क्या? नहीं 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 अंकिता, CCL मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताया है आपको। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू लर्न। एक मिनट रुक लो, देखना एक बार। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए एक बार, हेयर पे बाद में आएंगे, देखिएगा। अगर हम बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये 3 प्रकार के असेसमेंट हम जरूर पढ़ते हैं, पेपर में आते भी हैं हर बार।
असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम चल रहा है, अधिगम को बेटर कराना है, फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। जैसे अभी आपसे मैं पूछूं कि अच्छा इसका जवाब दो, पोल में आप जवाब दे रहे हो, कोई फाइनल नंबर मिलेंगे इससे? नहीं, लेकिन मेरे पास फीडबैक आ जाएगा कि कितने % लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो मैं अपने मेथड में क्या इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ, टीचिंग मेथड में, या कहाँ गलती है, वीकनेस, ये सब पता लग जाएगा मुझे। फॉर लर्निंग क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये एक्टिविटीज के बेसिस पे होता है, ध्यान रखिएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्टिविटीज क्या है? फील्ड ट्रिप हो सकती है, क्विज हो सकती है कोई, है ना, कोई क्लास टेस्ट हो सकता है। ये एक्टिविटी सेंटर्ड है, ये पेन पेपर टेस्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। पेन पेपर टेस्ट होता है ऑफ लर्निंग में। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो आपके एफए नहीं होते, रचनात्मक आकलन, तो ये उसका हिस्सा है, ये फीडबैक के लिए किया जाता है ना। ऑफ लर्निंग क्या है? ऑफ लर्निंग जजमेंट कुछ हद तक आपको एविडेंस के लिए किया जाएगा, अगर मैं जजमेंट ना भी लिखूं कि आपको एविडेंस बेस्ड होता है ये। और अगर मैं देखूं यहाँ पे जजमेंट भी कुछ हद तक कह सकते हो। ऐसे समेटिव असेसमेंट, जो आपका टर्म एंड, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, या जो आपका सीटेट फाइनल, ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, जितने नंबर आ गए आ गए। फॉर लर्निंग क्या है? जब आप मॉक लगा रहे हैं, अभी आपको इंप्रूवमेंट का पता है, जब आप खुद से ही मॉक लगा रहे हैं तो एज लर्निंग। जब आप किसी से टेस्ट में चेक भी करा रहे हैं जाके टीचर से, तो वो फॉर लर्निंग हो जाएगा। तो फॉर लर्निंग में फील्ड ट्रिप हो गए, कोई भी एक्टिविटी जो है वो फॉर लर्निंग में जाएगी। कोई एक वो क्वेश्चन आता है ना, पहले दिक्कत होती थी, इसके लिए मैंने बहुत सीसी के मैनुअल वगैरह पढ़े, तब जाकर के चीजें क्लियर हुई थी। शुरुआत में क्या होता था, और कई बार ऑफिशियल आंसर की में भी एक बार की आई थिंक गड़बड़ है, ज्यादा तो होती नहीं है। तो एक कुक है जो खाना बनाते हुए टेस्ट करता है, तो असेसमेंट एज लर्निंग है, खुद से कर रहा है। अगर एज लर्निंग का उसमें ऑप्शन नहीं है तो वो फॉर लर्निंग है, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही है तब आकलन कर रहा है। ऑफ लर्निंग, वो ऑफ लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि ऑफ लर्निंग वो तब हो जाएगा फिर जब कोई और मास्टर शेफ में गए आप और किसी ने फाइनल नंबर दिए आपको अपने खाने पे, तो वो ऑफ लर्निंग तब होगा जब वो खुद से टेस्ट करे, या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग फीडबैक के लिए चीजें हो रही हो बहुत बड़े श्योरेसिंग, तो क्या होगा? फॉर लर्निंग हो जाएगा। ऑफ लर्निंग जब जजमेंट या फाइनल आपको परसेंटेज बतानी है कुछ, जैसे ईयरली और हाफ ईयरली, तो ऑफ लर्निंग है। जब बच्चा खुद से खुद का आकलन करे, या उसके दोस्त, सेल्फ या पीयर, सहपाठी उसके, या वो खुद आकलन कर रहा है, जब आप खुद से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, खुद ही एनालाइज कर रहे हैं, वो एज लर्निंग है अधिगम के साथ। ऑफ लर्निंग है टीचर ही लेगा, फॉर लर्निंग भी टीचर होता है यहाँ पे, लेकिन फॉर लर्निंग लर्निंग में सुधार के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। ऑफ लर्निंग है जजमेंट, या फिर फाइनली आपको पता लग जाए, एविडेंस मिल जाए कितना आता है बच्चे को। तो ईयरली, हाफ ईयरली। यहाँ पेन पेपर टेस्ट जो है वो ऑफ लर्निंग में आएगा। अगर पेन पेपर टेस्ट लिया जा रहा है फाइनल एकेडमिक पेपर का, तो वो अगर कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो एफ, सिंपल बात है। पेपर पेंसिल ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। अगर एक्टिविटी हो रही है, फील्ड ट्रिप है, कोई भी क्विज है, तो ये फॉर लर्निंग। ठीक है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है, यानी आपके एसए में आते हैं, एफए का पार्ट है फॉर लर्निंग, एसए का पार्ट है ऑफ लर्निंग। एज लर्निंग भी एफए में ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो अब यहाँ पे ये देख लेना कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन, आपकी स्किल्स का, अंडरस्टैंडिंग का फीडबैक देने के लिए फॉर लर्निंग, क्योंकि लर्निंग अभी हो रही है, मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ, आज हम इंप्रूव कर लेंगे चीजें। ऑफ लर्निंग में फीडबैक का स्पेस नहीं है, क्योंकि एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग टू असेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी एक स्टैंडर्ड सेट है, एक बेंचमार्क सेट है कि 90 नंबर लेकर के आने, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जब फाइनली आप एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट, एक बेंचमार्क के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना है, तो जजमेंट के लिए होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग फीडबैक के लिए है, और कैसे इंप्रूव कराएं मेथड्स। एज लर्निंग जब आप खुद से ही लगे हुए हैं कि आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, रिफ्लेक्ट करना है। फिर चलिए, खैर कुछ टेक्निक्स होती हैं असेसमेंट की, फटाफट से देख लेते हैं, फिर नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस पे चलेंगे, जिसको लेके आप लोग परेशान रहते हैं। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के या इवैल्यूएशन के कुछ तरीके हैं। ऑब्जर्वेशन, टीचर बच्चे को क्लासरूम में एक्टिविटी करते समय, खेल में, कोई और डिबेट डिस्कशन में ऑब्जर्व करेगा कि बच्चे की स्ट्रेंथ किधर है, वीकनेस किधर है। पोर्टफोलियो प्रॉपर एक फाइल होती है जिसमें स्ट्रेंथ वीकनेस सारी होती हैं, ये प्रॉपर फाइल होगी, इसमें सारा कच्चा चिट्ठा है बच्चे का। रेटिंग स्केल, बेसिकली आपको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, रिक्टर स्केल 1 to 10, आपको कितना किसी बिहेवियर को आंकना है, बच्चे की कोई पर्टिकुलर स्किल को आंकना है, तो रेटिंग स्केल का इस्तेमाल। सोशियोमेट्री होती है कि बच्चा सोशली कितना बेहतर है। जब हम कहते हैं मॉनिटर बनाएंगे भाई क्लासरूम में, बताओ कितने बच्चे चाहते हैं हिमांशी मॉनिटर बने? 5 बच्चों ने हाथ उठा दिया। कितने बच्चे थे टोटल? 10 बच्चे थे। तो भाई हिमांशी के तो रिलेशन बाकी 5 बच्चों से ठीक है, जब वो कह रहे हैं उठा दो हाथ। मेरे को याद है ये 6th क्लास में हुआ था मेरी, हालांकि 10 बच्चे नहीं थे, क्लास में ज्यादा थे। तो सोशियोमेट्री, समाजमिति विधि का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के अपने पीयर्स के साथ कैसे रिलेशन है, इसको जानने के लिए। इंटरव्यू, आप डायरेक्ट डिस्कशन पूछ सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो बच्चे का, उससे भी पता लगेगा कि उसकी चीजों के बारे में। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कोई घटना विशेष घटी है यदि,
कोई चोट लग गई बच्चे को, बच्चे ने किसी की मदद की, किसी पर्टिकुलर दिन विशेष में आप एक प्रॉपर डिटेल लिखते हो कि अच्छा आपके बच्चे ने आज इसको पीटा, ये हुआ वो हुआ, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। जबकि पोर्टफोलियो में पिक्चर्स से लेकर स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्पेसिफिक घटनाओं की बात होती है, उनका वर्णन होता है। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तो फिर वो क्यूमुलेटिव में संचयी है, उसमें हेल्थ से लेकर सारी चीजें होती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में, संचयी कुछ तो कहते हैं उसको। ठीक, तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से आकलन किया जा सकता है। अब आते हैं नॉर्म एंड क्राइटेरियन, एनआरटी और सीआरटी। इससे पहले मैं आपको रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टेस्ट पे चर्चा कर लेती हूँ, फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा आपका वार्म अप हो जाएगा, फिर हमारा सीधा इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन और ये सब तो मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगी, मतलब 1-1.5 घंटा मुश्किल से लगना चाहिए, क्योंकि काम की ही चीजें कराऊंगी, क्योंकि ऐसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बड़ा है अगर देखेंगे तो, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से जो जरूरी है उस हिसाब से ही हम करने वाले हैं, अदरवाइज तो फिर अंतहीन है चीजें, है ना। चलिए खैर आगे आते हैं। रूब्रिक्स बता दो, अभी बताऊंगी, अच्छा किया आपने याद दिला दिया, मैं लिख लेती हूँ, अभी बता दूंगी। देखो एक बार, पैमाना है बेसिकली, रूब्रिक एक सेट स्टैंडर्ड है। डायग्नोस्टिक टेस्ट देखिएगा, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग, ये पूरा डायग्नोस्टिक उसमें ही आ जाता है पार्ट में। इसको कहते हैं हम निदानात्मक परीक्षण। डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस करने। अभी अगर हम बात करें तो मेरी बैक पेन है, डायग्नोस कराऊं जाके डॉक्टर से, वो कहेगा अच्छा ज्यादा देर खड़े रहते हो, अच्छा बैठने का काम ज्यादा है, मैं कहूंगी हाँ जी, ठीक है। फिर वो कहेगा अच्छा विटामिन डी का टेस्ट करा लो, मैंने कहा कराया हुआ पता है कम है, ठीक, तो ज्यादा लोगों में कम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो डायग्नोस करेगा और फिर दवाई देगा। जब तक विटामिन डी टेस्ट नहीं कराया, आंख बंद करके दवाई दे दी, भाई हुआ मेरे को पहले से ज्यादा थी, कुछ और दिक्कत हो गई, तो सर में दर्द था, पथरी की दवाई ले आए आप, स्टोन की। तो डायग्नोस करना इसलिए जरूरी है कि बच्चे को दिक्कत थी मैथ्स में, आप उसको हिंदी पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? निदानात्मक परीक्षण, यानी पता लगाना, किस चीज का पता लगाना? गैप्स का, वीकनेस कहां है, स्ट्रेंथ कहां है, बच्चे की गड़बड़ कहां है ना। गैप्स का पता लगाना, स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाना, समस्या है कहां। आप कभी भी बच्चे के साथ कोई भी दिक्कत हो, आप पहले पता लगाइए, सबसे पहला धर्म होना चाहिए टीचर का, पहले रीजन जानिए कि कारण क्या है, तो डायग्नोस करेंगे। ऐसे ही आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको 4 दिन से बुखार है, डॉक्टर कहेगा अच्छा बुखार है, दवाई आपने अपनी मर्जी से ले ली थी, कोई बात नहीं, एक काम करो टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट, उसमें पता लगेगा सब इधर उधर है, किस चीज की आपको दिक्कत है। तो जैसे डॉक्टर्स डायग्नोस कराते हैं, वैसे टीचिंग में भी क्या है, डायग्नोसिस होता है, पहले आपको पता लगेगा। डायग्नोस्टिक लैब के लिए आपको कुछ टेस्ट दिए जाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, उसमें पता लगेगा अच्छा बच्चा मैथ्स में वीक है, अच्छा यहाँ पे गैप है, उसको थोड़ा स्पीड में आप पढ़ा देते हो इसलिए दिक्कत होती है। जब आपको पता लग जाएगा कारण क्या है बच्चे की लैक ऑफ परफॉर्मेंस में या दिक्कत क्या है, उसके बाद जब आप गैप का पता लगा देते हैं तब आप उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा DR होता है, उपचारात्मक शिक्षण बाद में मिलेगा, पहले क्या होगा, पहले आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। तो रेमेडियल क्लासेस होती है ना दिल्ली में, तो छुट्टियां भी अब गवर्नमेंट स्कूल की कम हो गई हैं, दीदी और मम्मी थोड़े से दुखी होते रहते हैं। पहले छुट्टियां होती थी ना 2-2 महीने की, बहुत पुराने जमाने में, तो अब स्पेशल क्लासेस लगती हैं, रेमेडियल क्लासेस लगती हैं छुट्टियों के टाइम पे भी, कि वो बच्चे जिनको वीकनेस है कहीं पे, तो उनके लिए आप स्पेशल क्लासेस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गैप को फिल किया जा सके। तो पहले डायग्नोस किया जाएगा, पता लगा जाएगा, फिर रेमेडी दी जाएगी, ठीक। तो अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद होगा, इसमें आप दोबारा से रीटीच कर सकते हैं, नए मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल तरीके से रीटीच कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग में मतलब आपको सॉल्यूशन निकालना है, उपचार करना है जहां समस्या बच्चे को है, तो डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडी दी जाएगी, सिंपल बात। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अचीवमेंट टेस्ट सुना होगा आपने, उपलब्धि प्रश्न पत्र कहते हैं जिसको। उपलब्धि प्रश्न पत्र होता है बच्चे को किस लेवल पे अचीवमेंट, उसको उपलब्धि कितना आता है उसे ये जानने के लिए, ठीक है। टीचर बनाता है कई बार कि जो बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे वो किस हद तक अचीव हुए हैं ये जानने के लिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल में कितने पारंगत हैं आप ये जानने के लिए। अचीवमेंट टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य बनाए गए थे उसके अगेंस्ट किस हद तक आप उन पे खरे उतर पाए हैं, वो अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि प्रश्न पत्र। चलिए अब आते हैं CRT और NRT पे, फिर आपका ये टॉपिक खत्म करेंगे। अगर हम बात करें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की, NRT नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और CRT क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। अगर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की मैं बात करूं तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है सिंपली एक नॉर्म है, मेरिट में आना है आपको, यानी आप अपने पीयर्स से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, पीयर्स के कंपैरिजन में, एक जो पीयर्स के कंपैरिजन में आप कहां खड़े हुए हैं, यानी आपको नौकरी चाहिए, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, दूसरों से ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके आप
तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। जब आप फर्स्ट आने की बात कर रहे हैं, DSSS भी हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, ये सब क्या है, UPSC हुआ, ये सब क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का ही उदाहरण है, मानकीकृत परीक्षण। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड को वैसे आपको अवॉइड करना है पूरे पेपर में, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की 3 विशेषताएं होती है। टेस्ट की अगर मैं बात करूं, वैसे स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन को आपको अवॉइड करना है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की, रूब्रिक पे भी आएंगे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की अगर मैं बात करूं, यानी मानकीकृत परीक्षण, तो जैसे आपका सीटेट हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें ये बेटर, मतलब ऐसा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी रखनी चाहिए, लेकिन ये उस मामले में बेटर है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ इसमें पता, मतलब टेस्ट दिला सकते हैं हम। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसकी 3 विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं। किसी टेस्ट को हम मानकीकृत, एक होता है टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर बना रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो आपका सीटेट प्रॉपर बना रहा है, वो मॉक टेस्ट नहीं, किसी ने भी बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड होगा जो एक सेट पैमाने पे बना होगा, जिसमें 3 गुण कम से कम होंगे, गुण होंगे, और बाकी भी इसमें चीजें होती है, जैसे ये वैलिड होगा। अगर आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे तो उसमें UPSC का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वैधता होगी उस टेस्ट में, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसी को टेस्ट करेगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो टीचर एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होंगे, पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे। अगर रिलायबिलिटी की बात करूं तो टेस्ट को अगर सेम नॉलेज है 2 बच्चों को और दोबारा उनको लिखने के लिए दे दिया जाए, जैसे होता नहीं कई बार चीटिंग करता कोई पकड़ा जाता है, तो टीचर क्या करते हैं, काम करो, ये वाली नोटबुक दो, लो ये खाली पेपर लो, खाली दूसरी कॉपी ले लो और इस पे लिखो अगर तुम्हें इतना ही आता है तो अगर सेम लिख पा रहा है तो टेस्ट रिलायबल है। सेम नॉलेज के साथ अगर विश्वसनीयता है, वो दोस्त जो जब जरूरत पड़ती है काम आता है आपके, वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। तो रिलायबिलिटी है, सेम रिजल्ट जो है वो बार बार अगर आप सेम नॉलेज के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो आ रहा है। वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, अगर 2 एग्जामिनर अलग अलग चेक कर रहे हैं, जैसे हम प्री बोर्ड में बोर्ड्स में हम कॉपी चेक करा रहे हैं दोबारा से, रीचेकिंग जिसको कहते हैं, ज्यादा अंतर नहीं आएगा आपकी बोर्ड की कॉपी में, 2-4 नंबर का इधर उधर हुआ, क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिविटी है, वो सेट पैटर्न है, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का ये, इतना स्टेप, 4 स्टेप्स, आधा पेपर सॉल्व, आधा क्वेश्चन सॉल्व किया तो इतने नंबर, तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। अलग अलग एग्जामिनर भी उसको टेस्ट करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। रिलायबिलिटी क्या है, जो बच्चा है उसको जो नॉलेज है उसकी वो एकदम कॉन्स्टेंट है, उस समय पे अगर हम 4 बार भी पूछ रहे हैं तो वो सेम रिजल्ट आए तब। तो ये 2 अलग चीजें, वैलिडिटी हो गया वैधता, जिस पर्पज के लिए बनाया है वो सॉल्व हो, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड मानकीकृत परीक्षण का ही उदाहरण है ये दोनों, NRT और CRT। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मतलब है क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट एक 60% नंबर लाने हैं सीटेट में, ये क्राइटेरिया है ना, सीटेट में 60% नंबर लाने हैं, क्राइटेरिया है। उसके ऊपर तो फिर आपने, अगर मान लीजिए आप 143 अनुराग लेकर के आए थे, अभी दिल्ली गवर्नमेंट में वो अपना जॉब कर रहे हैं बढ़िया से, तो अगर हम बात करें 143 वो स्कोर लेके आए, तो हमें एक चीज का पता लगा कि क्राइटेरिया तो उन्होंने फुलफिल कर दिया, लेकिन उनको मास्टरी भी काफी हद तक है अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि 143 नंबर हवा में नहीं आते, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो NRT अब परसेंटेज बेस्ड, मास्टरी का अगर पता लगाना है तो हम CRT का इस्तेमाल करेंगे, है ना। यहाँ पे ये एक तरह से कंपटीशन बेस्ड होता है कि आपको अदर्स से बेहतर निकल करके आना है। गैप्स का भी पता आपका CRT से चल जाता है कि भाई अगर स्कोर इतना कमा रहा है, कहाँ गड़बड़ है ये देख सकते हो। ये फाइनल जजमेंट जैसा है ना, ये जस्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना कि 33% पे पास हो जाओगे, यहाँ तो आपको मेरिट में आना है, नहीं तो फेल ही हो, ठीक है ना। तो अगर हम देखें एक क्वेश्चन, इस बार मैंने मैथ्स पेडागोजी में भी उस दिन कराया था, अगर हम देखें यहाँ पे हिंदी में क्या कहेंगे यार, हिंदी में अब लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इसमें, ये देखो ये क्वेश्चन में लिखा होगा इन्होंने, आपका ये CBSE ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो एक बार। अगर हम बात करें आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट राइट, नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट, आकलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। देखिए नॉर्म रेफरेंस आपको कोई ऑप्शन देता ही नहीं है, नॉर्म रेफरेंस आपको कोई ऑप्शन देता ही नहीं है, नॉट करेक्ट लिखा है। रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। चलो भाई कर सकते हैं, मतलब दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये दोनों में ही लिख लेना, मैंने अभी लिखा था कहीं निकल गया वो, है ना, दोनों में लिख लेना कि ठीक है डायग्नोसिस आप पता तो लगा ही लोगे, चाहे नंबर 143 आए सीटेट में, या अगर आपके मान लीजिए KVS का एग्जाम दिया और आपके 150 नंबर आए और मेरिट में आप नहीं आए, तो आप डायग्नोस तो तब भी कर लेंगे किस एरिया में दिक्कत थी, वो दोनों से हो जाएगा डायग्नोसिस। चलो ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज टू इवैल्यूएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ ठीक बात है, कितनी मास्टरी आपकी हुई है, क्योंकि एक लेवल के बाद तो क्राइटेरिया 60%, उससे ऊपर जो आएगा वो तो मास्टरी की तरफ ही जा रहे हो ना आप। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, पॉसिबल है, दोनों में पॉसिबल है ये बात तो। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन हिज और हर परफॉर्मेंस।
यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है, मानक संदर्भित आकलन, हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़े हैं या खड़ी हैं। फटाफट से देखना इसको, और ये बात भी सही है। एक ही बात में गड़बड़ मुझे लग रही है, जो मैं शुरुआत में भी थी, ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता ही है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था ना इसमें, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। देखो ये उस संदर्भ में नहीं है, जैसे मैं अभी शुरुआत में बात कर रही थी जब मुझे लग रहा था कि हाँ शायद सही बात कही है इन्होंने, कि मान लो आप फेल हो गए पेपर में, फेल हो गए आप पेपर में केंद्रीय विद्यालय के, या भगवान ना करे ऐसा हो, बट ठीक है कोई और एग्जाम था, यूपीएससी मान लेते हैं। अब यहां पे ये नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक एंड टेस्टिंग रेमेडियल टीचिंग, ये अब कोई आपको रेमेडी देने आएगा क्लास में? नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि कमी कहां रह गई थी, आप खुद कर पाएंगे ये चीज, उस सेंस में ये सही है कि हाँ मैं खुद कर सकती हूँ, अपने लिए डायग्नोज करूँ, रेमेडी दूं, खुद आप अपने लिए सोचे बच्चा। लेकिन जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है उसका पर्पज ये नहीं होता कि आपकी एनालिसिस किया जाए वीकनेस और स्ट्रेंथ का, है ना, जो मास्टर लर्निंग क्राइटेरिया में होती है कि 60% से ऊपर जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अब ये वाले एरियाज बहुत स्ट्रांग हैं आपके, ये गड़बड़ हैं। तो सिर्फ यही गड़बड़ हो गया यहाँ पे कि मानक संदर्भित आकलन को आप बोर्ड का परीक्षा को इसलिए थोड़ी यूज करते हैं कि बोर्ड के बाद आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, 90% नंबर आए या 50% नंबर आए, तो आप इसलिए थोड़ी यूज किया जाएगा कि आप आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं, दोबारा थोड़ी होता है बोर्ड का पेपर। तो यहाँ पे ये एक मानक नहीं है, ये एक मेरिट है, क्राइटेरिया में एक मानक है कि उतना तो आपने अगर फुलफिल कर दिया उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि दिक्कत कहाँ है। तो ये ए ही गलत है, नहीं डी तो सही है। देखो क्योंकि कंपैरिजन के कंपेयर टू अदर्स स्टूडेंट्स इन हिज परफॉर्मेंस, यही तो होता है एनआरटी में कि आप कंपेयर करते हैं, है ना। मैं दिल्ली से पढ़ा रही हूँ भाई, आप लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए होंगे, तो आप कंपेयर करते हैं। एनआरटी में तो होता ही है कि अगेंस्ट होता है कंपैरिजन, क्राइटेरिया में क्राइटेरिया के अगेंस्ट होता है, जिसमें डायग्नोस करने का मौका आपको मिल जाएगा, आपको सीटेट में पास भी हो जाएंगे आप और डायग्नोस भी कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं फेल हो गए हैं, ठीक। तो ये ए ही गलत है यहाँ, बाकी सारी बातें आपकी सही है। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं। 5 नंबर का टॉपिक है, इसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें 12 टॉपिक्स थे सब, ठीक। पहला है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, यानी अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को आप कैसे एड्रेस करेंगे। वंचित समूह एवं विविधताओं वाले बच्चे, एक बच्चा हो सकता है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो। लास्ट में दोबारा, अच्छा रूब्रिक पूछ रहा था कोई, देखो रूब्रिक्स की अगर मैं बात करूं, ये सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेट पैमाने होते हैं, सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको पता है इतने क्वेश्चन, इतने % क्वेश्चन पेपर में इजी आएंगे, इतने मॉडरेट आएंगे, इतने डिफिकल्ट आएंगे। ये क्या है? रूब्रिक है। या फिर अगर इससे भी आसान एग्जांपल हमें समझना है, हमें पता है बोर्ड की कॉपी चेक होगी, तो एक रूब्रिक बना हुआ है कि अगर आपने इंग्लिश का जो पत्र या लेटर राइटिंग होती है, हिंदी में लेटर राइटिंग, सॉरी पत्र, तो आपको पता है अगर इंट्रोडक्शन ठीक से दिया है एक लाइन में, फॉर्मेट के नंबर इतने हैं, अगर हम बात करें ग्रामेटिकल मिस्टेक के इतने नंबर कटेंगे, यानी एक रूब्रिक है, एक सेट स्टैंडर्ड है, एक सेट पैमाना बना हुआ है कि फॉर्मेट है कि इसके नंबर, ये बेंचमार्क सेट है कि इतना किया हुआ है तो इतने नंबर, है ना, ये इतने नंबर का, ये 2 नंबर का, ये क्वेश्चन इजी, इतने % मॉडरेट, तो वो एक सेट स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें, डेप्राइव्ड बच्चा कौन हो सकता है? जो वंचित है, किसी भी रूप में हाशिए पे है, चाहे वो जेंडर के आधार पे, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे कमजोर है कि वो उतना उसकी जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है कि घर पे लोग पढ़े हुए हैं, या फिर आप उसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस का, ट्यूशन का इंतजाम कर रहे हैं, है ना, जिसकी खैर ट्यूशन की जरूरत आइडियली पढ़नी नहीं चाहिए, बट अब यही रियलिटी है कि स्पेशल क्लास की जरूरत कई बार, अब ऐसे तो कोचिंग की भी नहीं पढ़नी चाहिए, बट हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता है, तब जा करके फिर आप जो अपना टीचिंग ट्रेनिंग्स में करके आते हैं उससे काम चलता नहीं है, पेपर सॉल्व होता नहीं है, यहाँ आप नोट्स पढ़ते हैं हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेल होता है। तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स, एक तो डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे होंगे, उनको सबको एक्सेप्टेड फील कराना है। दूसरा, वंचित फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो सकता है, यानी जिसकी पीढ़ियों में कोई पढ़ने ही नहीं गया स्कूल, उसके माता पिता दादा दादी कोई नहीं गया, तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर को ज्यादा समस्या होती है, उसके पास हेल्प नहीं है। मेरे भाई को कल को दिक्कत होगी, उसके पास हेल्प है, वो मदर से हेल्प ले सकता है, हिंदी का एग्जाम होता है मम्मी से पढ़ लेता है, दीदी से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ सकता है, इंटरनेट देख सकता है। तो ये क्या, ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर को पास, लेकिन ये वाला प्रिविलेज नहीं है, उसके घर पे कोई पढ़ा नहीं है ना, वो इंपॉर्टेंस उस लेवल पे शायद कई बार ऐसा हो सकता है समझे, या उसको उतना हेल्प नहीं मिलेगी जितनी वो बच्चा जिसके घर में सुविधाएं हैं या पढ़े लिखे हैं लोग, जो पहली पीढ़ी के अधिगम करता होते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके लिए स्ट्रगल ज्यादा होता है, हम ये मानेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है ये पढ़ नहीं सकते बच्चे, ये बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, आपको सपोर्ट करना होगा, आपको एज अ टीचर अपने मेथड में, और उनको स्पेशली एक्सेप्टेड महसूस कराना होगा, अलग थलग नहीं, हाशिए पे नहीं रखना उनको, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक रूप से कोई बच्चा गरीब परिवार से आता है मान लीजिए, तो अब आप उसको भी
इंक्लूडेड महसूस कराएं। तो डिसएडवांटेज जेंडर के आधार पे कि तुम्हारी जाति के लोग तो पढ़ते ही नहीं है, तुम्हारी भाषा बोलने वाले लोग तो खराब होते हैं, तुम तो उस स्टेट से आए हो, अरे बिहारी लोग तो खराब होते हैं, ये सब क्या है? ये गलत तरीका है। आप बच्चे को फटकार नहीं लगा सकते। डिसएडवांटेज्ड बच्चे का, डेप्राइव्ड बच्चे का, हर बच्चे को आपको साथ लेके चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, वो क्या है? इक्विटी बेस्ड, इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड। इक्विटी क्या है भाई? इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड, हर बार आता है ये क्वेश्चन, इक्विटी एंड इक्वालिटी बेस्ड, है ना? क्या है ये इक्विलिटी और इक्वालिटी बेस्ड? इक्विटी होती है समता। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने में यदि हम ये कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियों को जॉब पे छूट है, मान लीजिए, मतलब जो रिजर्वेशन है, और अगर हम बात करें लड़कों को नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये इनइक्वालिटी हो गई? नहीं, ये इक्विटी है, समता है। अगर हम मेट्रो ट्रेन में पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित कर रहे हैं, तो वो इक्विटी है, समता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर लड़की फॉर्म भरती है एसएससी का, यूपीएससी का या किसी और का, तो या तो फीस कम है या बिल्कुल नहीं है, लड़कों को फीस देनी होती है। क्या है ये इक्विटी का प्रिंसिपल है कि इक्वालिटी की बात तो आप तब करोगे जब दोनों को बराबर अवसर दिए गए हों। अगर किसी एक वर्ग को, एक किसी कास्ट को भी, मान लीजिए रिजर्वेशन भी इसी थॉट पे बनाया गया है, किसी को पहले से दबा के रखा गया या उतने अवसर दिए ही नहीं है, तो पहले आपको उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो जब पहले ही हम देख रहे हैं कि लड़कियों को लोग पढ़ा नहीं रहे ज्यादा, या फिर उनको रोजगार में, जो अगर हम देखें तो लड़कियां ही जॉब छोड़ती हुई नजर आती हैं जब शादी होती है। लड़कों के केस में ऐसा नहीं होता, दोनों लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो लड़की का जॉब छोड़ना स्वाभाविक सा हो जाता है। तो जब हमें ऑलरेडी पता है कि लोग रोजगार के लिए भेज नहीं रहे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, या फिर वो लाइबिलिटी की तरह अगर देखी जा रही हैं कि तुम पे पैसा कौन खर्च करे, तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इक्विटी दे देगी, या गर्ल चाइल्ड के होने पे एक आपको पैसे मिल जाएंगे कुछ, या उनको छूट मिल जाएगी, तो लाइबिलिटी की तरह देखा जाना बंद होगा, उनको इक्वालिटी की तरफ हम लेकर के आ पाएंगे। हाँ, बस में टिकट फ्री है दिल्ली में, वो भी इक्विटी का ही उदाहरण है ना? तो समता और समानता, इक्विटी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो चलिए बहुत बढ़िया, ज्यादा नहीं देखते हैं, नॉर्मल बातों पे आ जाते हैं, नहीं तो ये फिलोसॉफिकल बातें हो जाएंगी। देखिएगा, अगर हम देखें समानता, समानता है बराबरी के अवसर दिए आपने, है ना? बराबरी के अवसर दिए पढ़ने के लिए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपने दी। इक्विटी है नीड के आधार पे। अगर कोई बच्चा है जो व्हील चेयर से आता है स्कूल में, तो उसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने सिस्टम में चेंज करिए कि आपके स्कूल में एक रैंप भी हो, अगर बहुत ही एडवांस स्कूल है तो लिफ्ट भी हो, यानी हर बच्चे के लिए वो स्कूल है। या उस बच्चे को आप, उस बच्चे की क्लास, वो बच्चे जिनको दिक्कत है उनकी क्लास आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं। एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत होती है और उसकी आज रोटेशन में जो सीट पे बैठने का नंबर है वो पीछे आया है सबसे, तो आप उसको आगे बिठाइए। ये इक्विटी है ना? जो जिन बच्चों की हाइट ज्यादा है, ऐसा करते थे ना कई बार टीचर, हालांकि अब सबको रोटेशन का, आजकल तो रोटेशन सबको मौका मिलना चाहिए, तो वो ज्यादा हाइट वाले बच्चे थोड़ा पीछे से भी देख लेते हैं, उनको क्लियर दिख जाता है। तो अगर हम देखें नीड, हालांकि बस इस बात का ध्यान रखना है इक्विटी बायसनेस ना बन जाए, ठीक है ना? तो अगर हम देखें नीड, तो इक्विटी नीड के आधार पे होती है, इक्वालिटी बराबरी है। अब कोई कहे कि नहीं, अगर कोई मेल है, अगर हम देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे, अगर शॉर्टपुट में जो गोला फेंक या जो डिस्कस थ्रो होता है, मैंने वो खेला है तो मुझे पता है, तो उसमें क्या है कि वेट जो है, जो गर्ल्स के लिए वेट होगा, वो मेल वाले शॉर्टपुट से थोड़ा कम होगा, क्योंकि बायोलॉजिकली गर्ल्स अलग तरह से बनी है और बॉयज जो हैं या मैन वो अलग तरह से बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ यहाँ पे कि हम यहाँ पे इनइक्वालिटी कर रहे हैं, बल्कि ये इक्विटी है भाई। अगर ऐसा थोड़ी कि लड़कियों को फिर खेलना ही नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखा हुआ है कि एवरेज स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इक्विटी इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी से भी ज्यादा कई बार। ठीक, तो आपको बच्चे की नीड को समझना होगा, वो केयर वाला एस्पेक्ट लाना पड़ेगा, ठीक है ना? इक्वालिटी है, जस्ट आपने वो वाला एग्जांपल मैंने बहुत बार दिखाया आपको कि एक बच्चा जिसकी हाइट कम है उसके लिए आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक बच्चा है जिसके लिए हाइट बहुत ज्यादा है उसके लिए भी एक सेम हाइट का प्लेटफॉर्म है, तीसरा बच्चा है जिसकी हाइट बहुत ही कम है उसके लिए भी सेम प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्या करना है, जिसकी हाइट ज्यादा है भाई उसके लिए अगर प्लेटफॉर्म नहीं भी होगा तो भी वो देख पाएगा, ठीक है ना? तो ये इक्विटी है कि नीड के आधार पे आप चेंजेस लाते हैं। खैर ये चलता रहेगा, इक्विटी बेस्ड होती है और इक्वालिटी भी, दोनों को ध्यान में रखते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है जैसे सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी आप सेग्रीगेट मत करिए बच्चों में, अलगाव की भावना मत लाइए, आइसोलेट मत करिए, लेबल मत करिए उनको, फर्स्ट आता है ये, सेकंड आता है ये, लास्ट आता है ये, लेबलिंग नहीं चाहिए हमको।
है ना। ये ठप्पा नहीं लगाना बच्चों पे कि तुम वीक हो, तुम तो बहुत ये हो, लेबलिंग नहीं करनी, ठीक। सेग्रीगेट, अलगाव, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, जो आपको फ्री नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अलगाव, सेग्रीगेट नहीं करना, इंक्लूड करना है बच्चे को, हर तरह का बच्चा, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड कौन है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, जो जल्दी सीख जाता है, समावेशन करना है हर बच्चे का। कोई हियरिंग इंपेयर्ड आ रहा है बच्चा, जिसको सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, कोई बच्चा है जो क्रिएटिव है, कोई बच्चा है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, कोई डेप्राइव्ड बैकग्राउंड से आ रहा है, अगर जिसके घर पे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, समाज ने उसको इज्जत नहीं दी, है ना। कुछ ट्राइब्स होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो कहीं उनका घर फिक्स नहीं होता, तो उन बच्चों को भी तो साथ लेके चलना है, सबको एक्सेप्टेड महसूस कराना, ये जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन में। जैसे मदर नेचर, जो प्रकृति है, जब बारिश होती है तो गरीब अमीर कोई चल सकता है, कोई नहीं चल सकता, व्हील चेयर पे बैठा है, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता, सबके लिए समान होती है बारिश, हवा सबके लिए सेम चलती है, धूप सबके लिए सेम पड़ती है। ये मत कहना छतरी लगा सकते हैं, गाड़ी की भी एसी में बैठ जाएंगे, नॉर्मली अगर आप देखें तो जब नेचर हमारे अंदर भेदभाव नहीं करती तो हमें भी नहीं करना चाहिए, ये थॉट लेकर के आती है इंक्लूसिव एजुकेशन। हर बच्चा सीख सकता है, आपको अपने मेथड में, अपने सिस्टम में चेंज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल और एटीट्यूड में परिवर्तन करना है, टीचर्स और बच्चे दोनों को, जो बाकी बच्चे हैं वो भी उनको हीन भावना से ना देखें, ठीक। तो सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ऐसा नहीं करना कि स्पेशल स्कूल में पढ़ा दो जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता, कि इनको ब्लाइंड स्कूल भेज दो। वो इंक्लूजन मतलब हम हर तरह के बच्चे को क्लास में पढ़ा सकते हैं, ये कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन, विशेष प्रावधान के साथ। सिर्फ एडमिशन नहीं देना है, सिर्फ एडमिशन देना इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, कि आपने ज्यादा चेंजेस तो किए नहीं अपने सिस्टम में और आपने जस्ट एडमिशन दे दिया, तो वो एक तरह से आप बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन बेटर है इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। तो हर तरह के बच्चे को, चाहे वो भाषा के आधार पर भिन्न हो, बैकग्राउंड के आधार पे, किसी भी आधार पे वो वंचित रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक्सेप्टेड महसूस कराना है बच्चे को। एक यूडीएल होता है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन, या जो भी प्लान कह लो आप, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं हम उसको, यूडीएल बहुत यूज होता है इसमें आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो यूडीएल का जब हम बात करते हैं तो इसमें लगभग हर तरह के बच्चे के अंदर पोटेंशियल क्या है, बैरियर्स क्या है, रुकावट कहाँ आ सकती है, फीडबैक कैसे देना है उसको, कौन से प्लानिंग के तरीके इस्तेमाल करने हैं, गोल्स क्या रखने हैं, हर बच्चे के लिए अलग गोल हो सकता है, असेसमेंट मेथड्स क्या रहेंगे, मटेरियल क्या यूज करेंगे आप। मटेरियल में हो सकता है एक बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए ब्रेल लिपि यूज कर सकते हो, एक बच्चा जिसको हियरिंग इंपेयर्ड है, सुनाई नहीं देता, मशीन यूज कर सकते हो, उसको आगे बिठा सकते हो अगर थोड़ा भी वो सुन सकता है, तो एक बच्चा जिसको कम दिखता है उसको बड़ा लिख के दिखा सकते हो बोर्ड पे। तो आपको अपने मेथड्स में क्या करना है, इस बार क्वेश्चन आया था ना, हर किसी को एकोमोडेट करना है, यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, सबको एकोमोडेट करने के लिए सेम होनी चाहिए, यानी बच्चा कोई भी हो, हर बच्चे को एकोमोडेट करना है, समायोजित करना है, इंक्लूड करना है, ये एक्सपेक्टेशन सेम है इंक्लूजन की, एकोमोडेशन की, हर बच्चे को साथ लेके चलना। मॉडिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है, जो मॉडिफिकेशन आप व्हील चेयर वाले बच्चे के लिए कर रहे हो कि वो रैंप से आ जाए चल करके, या अगर फुटबॉल खेल रहे हैं सब तो उसको भी बीच में इंक्लूड किया जाए, थोड़ा पास करने का मौका उसको भी मिले, मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर वही चीज आप उस बच्चे के लिए नहीं करोगे जिसको दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड है, विजुअली इंपेयर्ड है, आप उसके लिए अलग प्रावधान करोगे, उसको आगे बिठाओगे, बड़ा लिखोगे, थोड़ा तेज बोलोगे अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो आपको मॉडिफिकेशन बच्चे की नीड के हिसाब से करना है। तो मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा डिफरेंट बच्चे के लिए आपके मेथड में या आपकी क्लासरूम में, जबकि एकोमोडेट आपको सबको करना है, समायोजित सबको करना है, मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगा। सिंपल बात। चले आगे बढ़े। तो यूडीएल क्या होता है, हर बच्चे को इंक्लूड करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं इसको, हर तरह का बच्चा इसके अंदर आ सके इंक्लूसिव एजुकेशन में। और एक चीज होती है आईईपी, ये वर्ड्स याद रख लेना, समझ जाना इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। आईईपी क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। आईईपी व्यक्तिपरक शैक्षिक परियोजना प्लान। ये स्पेशल एजुकेशन में हम बेसिकली स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, जो CWSN बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। लेकिन ये चाइल्ड सेंटर्ड बेसिस पे बने हुए हैं, चाइल्ड सेंटर्ड। CCE ये दूसरे वाले लिख दिया, CCE का मतलब वैसे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं ये, ऐसा नहीं है ऑप्शन में आएगा स्पेशल बच्चों के लिए है क्या, अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से बनाए जाते हैं। अब जब बच्चे को सेंटर में रख रहे हैं तो स्पेशल बच्चा भी सेंटर में रहेगा, सारे बच्चों को सेंटर में रखेंगे। तो ये बनाए गए हैं बच्चे को सेंटर में रख के, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर हम स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इनको यूज करते हैं।
लेकिन ये बच्चे को सेंटर में रखा गया, ऐसा नहीं है नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं कर सकते। नो सेग्रीगेशन और लेबलिंग, अलगाव नहीं करना, ठप्पा नहीं लगाना बच्चे पे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं हम विभेदी अनुदेशन, यानी डिफरेंट बच्चे की नीड्स को समझते हुए आप अपने मेथड में परिवर्तन करिए। विभेदी अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन आपकी स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। एक होती है स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है कि सारे बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, मेथड यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, एक रूपी मेथड नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म मेथड नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड मेथड या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग मेथड, उसको आप यूज करें। फ्लेक्सिबिलिटी नॉट रिजिडिटी, आपका जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो, या आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, ना कि रिजिड, है ना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, वो टूट जाता है। कहा जाता है ना, बड़े लोग कहते हैं कि भाई जो पेड़ झुक नहीं सकता, मतलब जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकने की संभावना रखता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस उसमें हो सकते हैं। रिजिड जो बिल्कुल सख्त पेड़ है जिसपे कोई एक फल नहीं है, वो सख्त होता है, तो वो टूट सकता है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, करिकुलम में भी, मेथड्स में भी लचीलापन रखना है, हर एक चीज में लचीलापन बेटर है यहाँ पे।